चलो अब ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अब देखो त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, अब देखो ध्यान से समझना, फाइनेंसिंग, ठीक है, और त्वरित ऋण, ऋण देने का काम कौन करता है, ठीक है। और मैंने कितनी बार बोला जहाँ IMF होगा। ये पर्यावरण कार्यक्रम क्या कर रहा है, गलत, ठीक है, ध्यान से समझना। इंस्ट्रूमेंट और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब देखो अगर कोई स्पेसिफिक एरिया संबंधित होता है एशिया विकास बैंक, तो ऐसे भी नहीं, जहाँ पे IMF होगा तो वो ज़्यादा आएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे मैंने कितनी बार बोला है। और ये उस टाइम क्या हुआ था कि श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, तो इसीलिए आया था ये, ठीक है। श्रीलंका में क्राइसिस थी, पाकिस्तान में वहाँ क्राइसिस थी, तो IMF ने स्पेशल प्रोग्राम चलाए थे ये दोनों, ठीक है। दूसरी बात मैंने कितने, देखो 2011 से मैं बोलते आ रहा हूँ IMF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार ज़रूर इसके वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर 1 2 3। अब देखो मैंने कितनी बार, देखो इस टाइप क्वेश्चन को समझो, जहाँ पे देखो ये 2 है तो 2 में से पक्का 100% 2 सही होते हैं। ये एक में पक्का वो इंटरचेंज कर देता है और 2 में नॉर्मली वो सेम रखता है, ठीक है। देखो और जहाँ पे एक्सप्लेन करता है वो सही होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, ठीक है। अंकित प्रभावी विनिमय दर, ठीक है, में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई वो ज़्यादा कुछ हेर फेर भी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी चांसेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। अब आगे देखो, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। अब ध्यान से समझना, पहली बात है ना, ध्यान से देखना, रियल, चलो रियल सेक्टर अपन मान भी लिए, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है में वृद्धि जो व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार को दर्शाता है। हो सकता है इससे ओनली कोई ज़रूरी नहीं सुधार को ही दर्शाए, ठीक है, वृद्धि जो है व्यापार को। अब देखो चलो मान लो ये नहीं पता अपने को सही है गलत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच में विद्यमान अप्रसरण उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब मुझे बता देखो यहाँ पे देखो मुद्रास्फीति की इनकी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये व्यापार की बात कर रहे तो गलत है ना, ये तो उल्टा इसी से रिलेटेड होना चाहिए ना, दोनों के दोनों एक ही बारे में बात कर रहा है, मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। मूल्य वृद्धि होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक ऑड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और ऐसे भी अपने को पता 3 स्टेटमेंट तो अपने को पता है साइंस वाले एप्लीकेशन में होगा या इन्वायरमेंट वाले पॉल्यूशन या सम वर्ड दिया रहता वहीं होता है। तो नए पैटर्न में फ़ायदा है, ये चीज़ याद रखना, टेंशन ही नहीं लेना। अब आ जाओ इधर, अब देखो इसमें भी वही सेम पैटर्न, एक स्टेटमेंट पक्का गलत दिया होगा, ये चीज़ समझो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब देखो यहाँ यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मान लो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। मुझे बताओ सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदेगा तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, खरीदेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, तो ये काम से नहीं करेगा, गलत। अब आ जाओ, यदि रुपये का तेज़ी से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो RBI बाजार में डॉलर को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, क्यों नहीं, आराम से कर सकता है। देखो ये कॉन्सेप्ट था तो ये तो पता होना चाहिए, इतना बेसिक, ठीक है। तो ये तो सही है। और मैंने क्या बोला, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चनों में एक ही गलत देगा, 2 सही देगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे भी देखो स्वाभाविक बात है, मूल्य ह्रास हो रहा है तो मैंने बोला था $1 बराबर जब 70 पे 80 रुपये हो गया तो वापस से डॉलर को जब बेचेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मूल्य में सुधार हो जाएगा ना। तो एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, यदि US या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI के डॉलरों को खरीद प्रेरित हो सकती है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी पकड़ सकते हो आप, ये देखो। तो ये एकदम ऑड स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये गया काम से, 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक बार इधर देखो, बाई करना नहीं होता, यहाँ पे सेल करना होता है जब महंगाई को कंट्रोल करना होता है। तो ये देखो एक स्टेटमेंट को रिप्लेस किया, सारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब देखो ऐसे अपन मोस्टली क्या जानते हैं कि भाई संस्था जो दी रहती है वो गलत होता है, कोई नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन गलत भी होंगे तो क्या ही टेंशन लेना, अपने पास 30 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 30 क्या 35 भी गलत कर दोगे ना तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर 100 करके आ रहे हो तो टेंशन लेने नहीं। कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे कोई बात नहीं, परंतु ज़्यादा सही भी तो होंगे अपने, ठीक है। अब देखो पहली बात, G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, ठीक है। कॉमन मतलब स्वाभाविक बात है, सब कोई देश जो पार्टिसिपेट करेंगे G20 के, सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझ रहे हैं इसको, है ना।
यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहले, एकदम ध्यान समझना है, पहले निम्न आय लो इनकम कंट्रीज है जिनके पास मान लो सस्टेनेबल ऋण के सोर्स नहीं है तो उनको प्रोवाइड करना एकदम सही बात है, तो पॉजिटिव बात है, ये तो 100% आएगा। ठीक है, जब ये आएगा तो ये अपने ऑप्शन तो दो तो गए काम से। अब ध्यान से समझना, यह G20, अब देखो ये क्यों संस्था यहाँ पे, मतलब मोस्टली अपन काट देते हैं संस्था, अपन दूसरी बात देखो क्यों नहीं काटना इसमें ध्यान से समझना। पहली बार G20 यहाँ दिया है तो ये दिया है, तो इसको तो अपन किसी भी हालतों से नहीं काट सकते। ठीक है, ये तो नहीं काट सकते। अब आगे देखते हैं अपन, और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहला, मुझे बताओ ओनली सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट 0.001 भी करेगा तो 100% सही होगा ना। वो ऐसे नहीं बोला कि विशेष योगदान है इतने पैसे डाला, तब तो काट देते अपन। एक सपोर्ट कर रहा है बस पेरिस क्लब द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, ध्यान से समझना। देखो इतने सारे क्वेश्चन आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, सब में क्या आंसर है, 2 स्टेटमेंट आंसर, सोचना ही नहीं, इसमें भी वही आएगा 1 2 3 नन ऑफ दी अबव। ध्यान से जब स्पेसिफिक देता है तभी आता है वो। ठीक है, मुद्रास्फीति संकलन बॉन्ड के क्या लाभ है, अब लाभ सारे तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होगा उसका। ठीक है, तो अपने को ये पकड़ना, ध्यान समझना। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मतलब जो सब ऐसी बात है जो महंगाई से जुड़े हुए रहते हैं, उन बॉन्डों की बात कर रहा है। जो मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ऑटोमेटिक उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, उस टाइप की बात है। अब ध्यान से समझना, सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, कम कर सकती है, एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट है, क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट, आराम से, पॉजिटिव बात है। ठीक है, आईआईबी निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये भी एकदम पॉजिटिव बात है, सही है। अब देखो, अब इसको स्टेटमेंट गलत बनाना कि तीनों सही देता नहीं है, ये चीज़ याद रखो। आईआईबी पर ब्याज, प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं, बस मैंने बोला था नोट। मुझे बताओ, आप मान लो कि जैसे मान लो कोई बॉन्ड है, उस पर अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कोई ब्याज प्राप्त किया, उस पर टैक्स क्यों नहीं लेगी सरकार, पे देश कैसे चलाएगी, आप खुद ही लॉजिक लगाओ, फिर देश किससे चलेगा, गलत। और ऐसे भी पता अपने को 2 स्टेटमेंट सही होते हैं। अब आ जाओ, इसका भी बहुत सारे कोचिंग वालों ने गलत आंसर दिया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इसको, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में है। ठीक है, ध्यान से समझना, तो ई कॉमर्स कंपनी, फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है, वॉलमार्ट हो गई, उनके बारे में ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना। अब देखो, अपने प्लेटफॉर्मों का बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते नहीं, याद रखना ये चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे ही रोक लगाया था। ठीक है, रीज़न ये था कि क्योंकि ये मार्केट को प्रभावित करते हैं। याद करो, जो मान लो कि नॉर्मल दुकानें खोल के बैठे हैं, तो ये तो फिर क्योंकि उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो याद रखना कि ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना माल, स्वयं का माल नहीं बेच सकते, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये तो गलत है, अब ये गलत है, तो ये गया ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब आ जाएगा, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है, गलत। ये चीज़ याद रखना कि अनलिमिटेड होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, बड़े विक्रेता को क्यों, छोटे विक्रेता क्यों नहीं लेंगे, आप भी याद रखना, खुद आप भी जाके जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अगर आप मान लो कि कोई भी छोटा मोटा सामान बना रहे हो, कर सकते हो आराम से। तो किसी अंश तक बड़े विक्रेता को, गलत, ये तो मोनोपोली हो जाएगी ना, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों गलत, डी आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक अब आ जाओ इधर, अब मैंने क्या बोला था, देखो 4 वाला का अपने को नया ट्रिक मिल गया है, तो ये चीज़ समझना। देखो पहली बार 4 के 4 कभी सही होंगे नहीं, जो सम वर्ड इस टाइप के हो। अब यही क्वेश्चन है ना, यूपीएससी 2023 में आया था। निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र के रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। अब ध्यान समझना, रियल सेक्टर मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो, किसानों को अपनी फसल काटना, भाई दिखेगा ना आपको, आराम से दिख रहा है, फसल कट रही है, सब कुछ हो रहा है। कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी आराम से दिख रहा है अपने को। ठीक है, ध्यान समझना, यही क्वेश्चन अब की बार आया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ह्यूमन वर्क हो रहा है, लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। दूसरी बात, अपने को रियल सेक्टर बोला, रियल सेक्टर अपने जानते हैं किस में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चर सेक्टर में। ये अभी देखो, किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी का धनराशि उधार देना, ये दिखता है आपको, वो तो ऑनलाइन होता है ट्रांजेक्शन,
ये सर्विस सेक्टर है तो ये नहीं होगा। किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपए अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना, अब ये भी देखो आजकल सब ऑनलाइन होता है, रियल सेक्टर में सेल ही हो रहा है, रियल में सेल ही दिख रहा है। और मैंने कितना बोला, जब 4 ऐसे फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं तो कितना 2 सही होता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यही क्वेश्चन आपकी बार 2023 में आया था, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके फिर से आएगा 2024 में, याद रखना ये चीज़। और टर्मिनोलॉजी 4 नंबर ऑप्शन, चौथा ऑप्शन पर एक बार फिर से। इसमें क्या हो, देखो किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपए अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना, बॉन्ड जारी करना तो आजकल डिजिटल होता है ना, तो दिख से ही रहा है वो रियल सेक्टर से ही है। अरे सर्विस सेक्टर के पार्ट है, ये मैन्युफैक्चर सेक्टर के पार्ट है, तो अपने पूछ क्या रहा है, रियल सेक्टर ही पूछ रहा है। रियल सेक्टर में जो दिखता है काम जो बन रहा है वो सब दिख रहा है, ये सब वो डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है ये सारे काम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पहले भी PYQ में आया हुआ है। अब देखो एक ही चीज़ देखो, ये सिंगुलर वाले स्टेटमेंट वाले गलत मत करना, इसमें आराम से ट्रिक दिया रहता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। भारत के संदर्भ में हाल ही में जन समाचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण, इसको अंडरलाइन कर लिया करो। और कोई भी अपने को इसमें काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, इतना लेवल पे प्रैक्टिस करके जाओ, डायरेक्ट आंसर तक पहुँचो, बस ये पकड़ो। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो कोई विदेशी कंपनी, आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। चलो ये भी मान लो कोई भारतीय कंपनी की बात करें, चलो ठीक, कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप यही काम करोगे, स्टार्टिंग में देखना सबसे पहले, ठीक है। तो ये यहाँ से तो कोई नहीं मिल रहा, अब यहाँ से देखते हैं। बाहरी देश को कर अदा करती हो, यहाँ देखो आधारभूत देश को कर अदा करती हो, ठीक है। प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है, ठीक है। वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है। अपने को यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ नहीं मिल रहा, चलो ठीक है। अब अपन स्टेटमेंट वाइज जाएंगे। अब क्या, अब दूसरा तरीका अपने क्या होता है, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी को ही अपने को खोजना है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो, ठीक है। और अब याद रखना, ये और लगा के ज़बरदस्ती जोड़ने का प्रयास करता है तो मोस्टली गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उसे बाहरी देश को कर अदा करती हो। अरे अप्रत्यक्ष अंतरण की बात है, तो अंतरण की बात हो तो भारत में आएगा टैक्स, ये नहीं, गलत बात है, ठीक है। कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और वह अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। अच्छा, फिर भारत के लिए क्या फ़ायदा हुआ इसके, ये चीज़ समझो भारत के संदर्भ में। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्त को भारत में अंतरित कर देती है, उसी अप्रत्यक्ष अंतरण की बात। अब देखो कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है, अब देखो ये वर्ड अंतरण, और कहीं पे भी आपको मिला, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इंग्लिश में आ जाओ इधर, ट्रांसफ़र, और कहीं ट्रांसफ़र देखो ना, चलो ठीक है। या दूसरी बात, कोई विदेशी कंपनी शेयर जो है अपना अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब कहीं पे इसमें शेयर वेयर की बात नहीं हो रही थी, इसी में बात हो रही है, डी आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, देखते मिल जाएगा। कुछ इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाना, मैंने देखा इकोनॉमी वाले क्वेश्चन तक है ना डी तक करो, एक बार अच्छे से ध्यान से देखना। जो शायद 2023 में करवाऊंगा बीटा वाला, जो इसमें इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट आया था उसका डी आंसर था, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पहले क्वेश्चन थे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, इकोनॉमिक्स में डी वाले ऑप्शन, एक मिनट देखो, हाँ डी वाले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी देख सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरे देखो ये वाला जो बात कर रहे हैं, देखो मैंने बोला था 2 ऑप्शन में आंसर आएगा। देखो कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया और उसने अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो, तो ये यार रखने प्रत्यक्ष अंतरण है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष अंतरण के, अपने को पूछ क्या रहा है, अब प्रत्यक्ष अंतरण, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। अब देखो कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष अंतरण होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि कौन सा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, आगे भी एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे, क्या हुआ अमित, बोलो। नहीं हो गया सर, हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ध्यान से समझना है। एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, एकदम सही बात है, और अपन तो ये तो जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है, गलत मत करना, ये जनरल स्टेटमेंट है, अरे ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक। तो ये तो सही है। अब जब ये सही है
ठीक है। तो अब देखो अगला पढ़ते हैं। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, ठीक है। चलो मान लो ये स्टेटमेंट सही भी है, ऋण वित्तीयन को, ठीक है। आगे देखो, जबकि अभी देखो जबरदस्ती, देखो इसको सही करना था, आराम से सिंगल लाइन में खत्म कर दिया। अब इसको गलत बनाना है, इस स्टेटमेंट को ध्यान समझना। इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब भी दो प्रकार के ऐसे दिया रहता तो पक्का क्या करता है, वो इंटरचेंज करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरी बात, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे इंटरचेंज लगेगा 100%, ठीक है। इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय हो सकता है, इसको वो करे, ज़्यादा सोचना नहीं है। और अपने पता मोस्टली जब दोनों सही तभी होते हैं जब कुछ दोनों जनरल स्टेटमेंट हो, ये चीज़ याद रखना। मोस्टली एक दो स्टेटमेंट ही सही रहते हैं। अभी इसमें भी देखना, इसमें दोनों जनरल स्टेटमेंट दिया रहोगे तभी सही हो, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण के लिए जाता है, एकदम बेसिक पार्ट है ये एनसीईआरटी का। अरे भाई सबाइस बात है, सरकारी ऋण के लिए तो जाता है घरेलू वित्तीय बचत का। जिसे अपन जो मान लो, ध्यान समझना, जैसे मान लो अपन जो भी सेविंग करते हैं बैंकों में जमा करते हैं, तो बैंकों में जो सरकार यहाँ से लोन वो लेती है ना ऋण ग्रहण के लिए। सोचो, हाँ क्यों नहीं, 100, अरे एक भाग पूछ रहा है, अरे हाँ 100% होगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। आगे चलो, ध्यान से देखना। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, हाँ डेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनके बारे में बोल रहा है, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है, एक बड़ा घटक, हाँ क्यों नहीं। जब ये स्टेटमेंट सही है तो दोनों के दोनों सही है। और ऐसे मैंने क्या बोला, जनरल स्टेटमेंट दोनों सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, नहीं ऐसे नहीं रहेगी। अब आ जाओ इसमें, अब वही ट्रिक याद रखना, संविधान परिभाषित करता है वो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। नो, भारत का संविधान पहली बात परिभाषित करता ही नहीं है किसी चीज़ को, गया। अब आगे देखो, ध्यान से समझना। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, यहाँ पे एकदम सही बात है। दूसरी बात, हाई कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट को तो मेंशन किया गया है या संविधान में। दूसरी बात ये सोच, शक्ति, पावर तो क्यों नहीं, सबको देता है वो, यहाँ तक प्रधानमंत्री पावर देता है, राष्ट्रपति पावर देता है, तो एकदम पॉजिटिव बात है, तो सही है, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने कितने में बोला, इस टाइप के एक्ट दिया होगा तो गलत नहीं होगा। एच.एस. सान्याल समिति रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया था, एकदम सही बात है। अब देखो, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं है। अरे बात सही है, संसद नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। और मैंने कितने बोला, जब जनरल स्टेटमेंट है चारों कभी सही नहीं होंगे, 3 स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यार परिभाषित करता है, ये तो हमेशा गलत होता है। अब देखो जैसे ये कटा था, 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक चले गए थे। अब देखो सोचना ही नहीं है, 1 2 1 2। अब देखो ये 4th ऑटोमेटिक, संसद में शक्ति नहीं है तो संसद नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगी पावर, ठीक है। और ऐसे देखो सुप्रीम कोर्ट किसके कंट्रोल में आता है, संसद के। जैसे मान लो उसके जजों की संख्या बढ़ाना सब संसद, तो उस तरीके से भी आराम से हो रहा था। ये क्वेश्चन याद रखना। अब देखो आगे देखो, भारत के संदर्भ में है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला देखो बहुत रेयर चांसेज होगा दोनों सही होते हैं, तभी होगा जब मोस्टली जनरल स्टेटमेंट हो। देखो सरकारी विधि अधिकारी, और देखो गलत बनाने का प्रयास है, बट भी जोड़ दिया तो पक्का 100% गलत होगा फिर तो। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, चलो ठीक है। अब आगे देखो, किंतु कॉर्पोरेट वकील, और अब फिर देखो और लगा दिया। याद करो मैंने बोला जितना लंबा स्टेटमेंट जबरदस्ती बना रहा हो गलत करेगा। पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखेंगे, अच्छा वही दिस एंड दिस नोट वाली ट्रिक लग जाएगी, ये है ये नहीं है, गलत बात, ठीक है। अब आगे देखो, विधिक परिषद बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियमित अधिकृत करने की शक्ति है। शक्ति यार क्यों नहीं है, ये अगर बार काउंसिल ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा फिर इनके बारे में। सही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। और मैंने बोला जब एक फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत, दूसरा नॉर्मल स्टेटमेंट दिया तो सही होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन 2023 में भी आया राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब देखो संविधान के बारे में अपन जानते हैं, ध्यान से समझना। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूरी सिफारिश की अपेक्षा, अरे नहीं, धन विधेयक को जरूर होती है, संविधान संशोधन को कोई जरूरत नहीं है राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की, ठीक है, याद रखना। अब जो यहाँ पे नोट था, नोट हटा दिया, तो ये चीज़ भी तो ऐसे तो बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। धन विधेयक में जरूर राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा नहीं, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो कि स्टेट का नाम चेंज करना हो, उसमें भी जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति की, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अब देखो आगे देखो,
जब कोई संविधान संशोधित विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दे। हाँ, ये बात सही है, उसको रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको ऐसे तो भाई वो खेलता रहेगा, गेम खेलता रहेगा, फिर वो पार्लियामेंट में भेज रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना सही है। ये ऐसे बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये चीज़ तो पता ही है। संयुक्त बैठक का ओनली जो प्रोविजन है, आप कह देखो 2023 में भी आया, ओनली नॉर्मल जो बिल होता है उसके लिए होता है, ना कि ना मनी बिल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ऐसे भी अपने को पता है, मैंने कितनी बार बोला इस टाइप जनरल स्टेटमेंट तो 2 ही सही होंगे, एक तो पक्का गलत दे के रखेगा वो। अब आ जाओ इधर, इधर वही ट्रिक, फैक्ट है, कटेगा। भारत का संविधान वर्गीकृत करता है, परिभाषित करता है, काट दो। मंत्रियों को 4 श्रेणी में, अरे नहीं, मोदी का मन करेगा जितने श्रेणी में बनाएगा। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले, राज्य मंत्री, राज्य नो, ये सब फालतू की बातें। ठीक है, तो ये गलत है। और मैंने क्या बोला, जब एक फैक्चुअल ऐसे भी या 2 फैक्ट है, 2 फैक्ट में से एक सही होगा। अपने को पता है ये परिभाषित करता है, वर्गीकृत करता है संविधान, तो ये तो गलत हो गया। जब ये गलत गया तो एक तो जरूर सही होगा, 2 फैक्ट है। और ये तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में दिया भी है। ये चीज़ याद रखना, आपकी बार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। एकदम सही बात है, ये चीज़ याद रखना, आपकी बार भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, ये कितनी बार ये PYQ में आया, मैं फिर बता रहा हूँ, पॉलिटी में अभी कुछ भी मत करो। 1995 से लेके या 2011 से भी कर लोगे ना PYQ, उससे भी काम हो जाएगा। सर, हाँ बोलो। सर बोले ना, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा और किसके लिए बुला सकते हैं? अरे नहीं, धन विधेयक वित्त विधेयक के लिए नहीं बुला सकता, ओनली नॉर्मल बिल के लिए बुला सकता है। कहाँ खोरी पहुंच जा तुम, ओनली। हाँ, साधारण विधेयक के लिए ओनली, नहीं तो मनी बिल के लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल के लिए उस जॉइंट सेशन नहीं बुला सकता है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? अब अनन्य शक्ति स्पेसिफिक पावर पूछ लिया, तो स्पेसिफिक पावर पूछ लिया तो तीनों का भी सही होंगे नहीं, 2 के भी कमी चांस, एक के ज़्यादा चांसेज रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपात की उद्घोषणा का अनुसमत करना, याद रखना इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति चाहिए, 30 दिन में पारित होना चाहिए दोनों में से, तो ये तो नहीं है। स्पेशल पावर चाहिए ओनली जो लोकसभा के पास है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, हाँ ये 100% ओनली लोकसभा के ही लाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। तो ये चीज़ याद रखना 100%, अब की बार के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना, याद रखना नहीं, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को चाहिए, याद रखना चीज़। ठीक है, तो देखो लोकसभा की अनन्य शक्ति पूछे, एक बार पूछ लेगा राज्यसभा की, हमेशा ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा पूछता ही रहता है वो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट सही होगा, स्पेसिफिक है तो एक स्टेटमेंट तक पहुंचने का आंसर प्रोबेबिलिटी रहती है। अब आ जाओ इधर, भारत में दल बदल विरोधी कानून याद करो, राजीव गांधी के टाइम में बना था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बना था। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात 10वीं अनुसूची में इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट, जो मान लो नॉमिनेटेड जो मेंबर होता है, विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। क्या बात करें, हो सकता है, याद रखना। जो निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है, जैसे मान लो ये अब की बार फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से, जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है तो वो कभी भी अगर वो पार्टी का किसी पार्टी सदस्य बन जाता तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। पर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे नोट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, शामिल हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये गलत है। अब देखो, एक गलत है, दूसरा नॉर्मल स्टेटमेंट दिया हो, सही होगा। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता, एकदम सही बात है, जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। यही तो सबसे बड़ा विवाद है। जब स्पीकर के रोल के बारे में सुनोगे तो यही सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये मुद्दा जाता ही रहता है। ठीक है, तो ये तो सही है, तो ये चीज़ पता हो जाए, अब की बार भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। अब आ जाओ इसमें, ठीक है। अब तो ध्यान देखना, ये पहले भी PYQ में पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, और देखो और लगा जबरदस्ती गलत बनाने प्रयास है।
भारत का सोलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी, एकमात्र तो ऐसे ही है, गलत हो जाएगा, जिन्हें भारतीय संसद बैठक में भाग लेने की अनुमति, गलत। ठीक है, एकमात्र ऐसे कट जाएगा, जबरदस्त जोड़ रहा है, गलत। अब आ जाए इधर, तो ये गया, ये गया। भारत के संविधान के अनुसार, अब बस ध्यान समझना, भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। ये संविधान नहीं बताता है, ये खुद अपनी स्वेच्छा से करता है वो। सभी बात जो सरकार उसको चुनेगी वही नहीं है तो क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ नहीं लिखा है, ये चीज़ याद रखना, गलत। अब देखो ये ट्रिक कितनी लगेगी संविधान के अनुसार ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे कोचिंग वाले सब गलत दे के रखे थे, आखिर में यूपीएससी ने अलग ही आंसर दिया है इसका। एक मिनट रुको, इसका आंसर इसके तीनों सही है। देखो, भारतीय न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में है, ठीक है, रिट के संदर्भ में ध्यान से देखना। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैंडेट नहीं होगा। एकदम सही बात है, क्योंकि याद रखना परमादेश जो याद रखना सार्वजनिक जो है उन्हीं कार्यालय के लिए जारी किया जाता है। अब देखो ये बोल भी रहा है, जब तक उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा तब तक नहीं कर सकते, ये बात सही है। अगर पढ़ा होगा आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रिट आती है, ये उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेटस नहीं होगा, ठीक है, भले ही कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेटस नहीं होगा। अब इसी स्टेटमेंट लेकर बहुत सारे कोचिंग वालों को डाउट था, तो बहुत सारे कोचिंग वाले इसका 1-3 आंसर दे रहे थे, पर नहीं, यूपीएससी ने इसको भी ही सही माना है, याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक ही बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, कोई भी लोक परवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन जो अधिकार पूर्वक को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन के लिए हो सकता है, तो हो सकता है, तो सही है, ठीक है। तो याद रखना इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो अपन 2 मार्क के आते हैं, 1 2 3 था, मान लो 2 मार्क, कोई बात नहीं, कुछ गलत भी होंगे, पर ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ के भी जाना चाहिए इतना सा, तो पाँचों रिट के बारे में। पर बहुत ज़्यादा देखो, लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा आपको, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो इसलिए लक्ष्मीकांत ऐसा नहीं कोई रामबाण आया चीज़ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उससे, नहीं, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में है, अब ध्यान से समझना है ये चीज़, है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पहली बात ये, ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों की इसको अवश्य अपनाना चाहिए। चलो ठीक है, सरकारी अस्पतालों पर तो गवर्नमेंट लगा भी सकती है, मुझे बता प्राइवेट अस्पताल, छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, 10 बेड वाले, 5 बेड वाले, वो कैसे अपना लेंगे? गलत, ऐसे भी नेगेटिव सेंटेंस है ये, तानाशाही है ये, डेमोक्रेसी में इसे नहीं चलेगी, अवश्य अपनाना चाहिए, गलत, नेगेटिव स्टेटमेंट है। चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए ये भी गलत है। पहली बात तुम्हें बताओ, अडानी के लिए क्यों जरूरत पड़ेगी? ये चीज़ हमेशा लॉजिक याद करो, मैं जब 2020 का पेपर बता तब भी मैंने बोला था हिट। अब यार सोचो, अडानी क्यों जरूरत पड़ेगी, मुकेश अंबानी क्यों जरूरत पड़ेगी, सचिन तेंदुलकर क्यों जरूरत पड़ेगी? गरीब लोगों के लिए चलाया जाता है ना, कितनी बार मैंने बोला, वेलफेयर प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए चलाया जाता है, सब क्यों जरूरत होगी? अब आ जाओ, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। हाँ, तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे डाउट मत करना, जरूर लागू किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, तो एक स्टेटमेंट सही है। अब ये चीज़ याद रखना हमेशा। अब देखो, आ जाओ इधर, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में स्पेसिफिक डिमांड है क्वेश्चन की, तो चारों तो ऐसे भी नहीं होंगे, 3 भी नहीं होंगे, 2 स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। अब देखो, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये अब की बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और याद करो, यूपीएससी ने एक बार पहले क्वेश्चन में पूछा था, मैं 2012-13 में करवाया था, तो उसमें ऐसा था कि जब लोकसभा का स्पीकर जो होता है, जो अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, याद करो, वो वाला वही क्वेश्चन उसके बारे में पूछा है। अब ध्यान से समझना, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष को निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियुक्त करे। एकदम सही बात है, क्योंकि जस्ट इसके देखो, अध्यक्ष का तो कौन करता है? राष्ट्रपति तय करता है, ये चीज़ याद रखना। और राष्ट्रपति जब इसका कर दे तो इसका सही करने जाएगा राष्ट्रपति, अब ये इसको पावर दे दिया, ये जो चुन के आ गया, अब ये बोले चलो इसका भी चुनाव करवा लेते हैं। और याद रखना कि भारतीय संसदीय परंपरा में है, कोई संविधान में किसी नियम में कहीं नहीं लिखा है कि जो उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो याद रखना लीडर ऑफ अपोजिशन को जाता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद पता होनी चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो सही है। अब आगे देखो, ये आज्ञापक उपबंध है। अब देखो, ये गलत है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से होगा।
शासक दल से तो ऐसे भी नहीं होगा, विपक्षी दल से होता है, मैंने अभी बताया था ये चीज़। अरे मैंडेटरी वर्ड, ये इंग्लिश में पढ़ो, मैंडेटरी वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ऐसे गलत होता है। मैंने क्या बोला, ये नॉर्मली संसदीय प्रक्रिया का भाग है, इसीलिए इसे अपनाया गया, गलत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ो। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ये बात सही है, एकदम सही बात है। अरे भाई याद करो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जगह बैठता है तो राष्ट्रपति काम करेगा ना। अब वो ऐसे चलिए कि उपराष्ट्रपति काम करेगा उस पोस्ट पे बैठ के, नो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे अपील नहीं हो सकती, याद करो, ऐसे लोकसभा जो स्पीकर होता है उसके कार्य नहीं हो सकती है। ये सही है, जाके बेसिक पढ़ो, एकदम सही बात है। ठीक है, अब आगे देखो। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित, याद करो, इस टाइप का वर्ड हमेशा गलत होता है। स्टेब्लिश, क्लियरली मेंशन, ये सब सारी चीज़ें। सुस्थापित क्या होता है, ये फालतू का वर्ड है। संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री, अरे नहीं, अरे यहाँ मैंने कितनी बार बोला, प्रधानमंत्री जगह राष्ट्रपति को रिप्लेस, प्रधानमंत्री को भूमिका ही नहीं होती है, राष्ट्रपति की भूमिका होती है। ये चीज़ हमेशा पकड़ा हो, तो ये गलत। तो मैंने बोला था फैक्चुअल स्टेटमेंट होगा तो 2 स्टेटमेंट सही होंगे। अब देखो, याद करो, ये क्वेश्चन मैंने 2019 वाले पेपर में भी करवाया था। ठीक है, दूसरी ट्रिक देखो, एक तो तरीका है PYQ से आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा मैंने क्या बोला, 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे में आंसर छिपा रहता है, ध्यान से समझो इधर। अब देखो, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव स्रोत है। ठीक है, मेथेन। अब देखो कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से कलेदन शुष्कन किया जाता है, इसके क्या परिणाम होते हैं। अब कोई नई टेक्नोलॉजी है। अब मैंने क्या बोला, जब जनरल स्टेटमेंट सारे अब देखो, मेथेन का कम उत्पादन होता है, इसका मतलब मेथेन ज़्यादा होती है, पुराने तरीके से उगाओगे। अरे देखो मेथेन, तो आंसर अपना धान, दोनों जगह सही हो गए। ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों का आंसर एक दूसरे से लिंकेज है। अब देखो, इसका आंसर यहाँ मिला। अब देखो, ये मैंने क्या बोला, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी है, अरे सारे जनरल स्टेटमेंट दिए हैं और पॉजिटिव बोल रहा है। बीज की कम आवश्यकता, एकदम पॉजिटिव बात है। मेथेन कम उत्पादन से, एकदम सही बात है। बिजली कम खपत, सही है, एकदम 100% तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर। अब देखो, पश्चिम अफ्रीका की है। अब थोड़ा अफ्रीका का मैप आइडिया जरूर रखना। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। अब तो ध्यान से समझना कि स्वाभाविक सी बात है कि जो उधर रहेगी ये झील, जो सारा मरुस्थल है उधर जो साइड में रहेगी वहाँ पे रहेगा। लेक विक्टोरिया, अरे ये तो बहुत फेमस है, ये नहीं, ये सूखी है। वोल्टा भी नहीं। अब जो भी है, इस टाइप क्वेश्चन गलत हुआ है तो कोई टेंशन मत लेना, फागोबिन है आंसर इसका। चलो, ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा, पर याद करो, ऐसा आया था क्वेश्चन, देखो 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। करंट अफेयर में अगर इस टाइप अगर आपने कोई चीज़ देखी हो, पढ़ी हो कि सूख गई है, तो वहाँ पे यूपीएससी का ध्यान रहता है, तो ये चीज़ याद रखना। RLC के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, दक्षिण भारत की, अब देखो ना, ये 6ठी क्लास के NCERT खोलना, उसके पीछे जो दिया हुआ ना फोटो, वो यही क्वेश्चन है। 6ठी क्लास की ज्योग्राफी की NCERT खोलना और उसमें ये क्वेश्चन दिया है, उसके पीछे जो ये केनियन घाटी है ना, उसी का चित्र है वो। 6ठी क्लास की NCERT खोल के देखना। चलो ठीक है, पहली बात एक तो वो था। ठीक है, दूसरा देखो, दक्षिण भारत की एक गंडीकोटा घाटी है, केन्या निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला था याद करो, कोंडा, तो ये कोटा, गंडीकोटा याद करो, कोंडा, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। तो इनमें से कौन सी नदी है जो आंध्र प्रदेश से बहती है। ठीक है, देखो, तुंगभद्रा नदी जो है इधर बहती है, कर्नाटक के और उसके तमिलनाडु के बॉर्डर पे। याद करो, मैंने बोला था इसमें विजयनगर साम्राज्य जो हम्पी जो राजधानी थी उसके किनारे थी, ये उधर नहीं है। ठीक है, कावेरी नदी अपने को पता है, कावेरी नदी जल विवाद रहता है, याद करो, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, मंजीरा भी शायद उधर नहीं है, मंजीरा भी उधर और नीचे है। पेन्नार याद रखना, पेन्नार जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अरे यही है आंसर। तो ये वर्ड पकड़ो, ये वर्ड। अब आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन देखो, पहले भी रिपीटेड है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, मिलान वाले में कभी भी 3 तो सही होते नहीं है। ठीक है, अब तो ध्यान से समझना। नंदा देवी, यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा था, याद करो 2020 का पेपर। ठीक है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, याद रखना। ठीक है, ये
सही है। नोकरेक, नोकरेक याद रखना ये मेघालय में है, ना कि सिक्किम में, तो गलत। मेघालय के गारो खासी जयंतिया जो श्रेणी है उसी में पाया जाता है, ठीक है, गलत। नामचा बरवा ये याद रखना अरुणाचल प्रदेश में, ना कि गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय हिमाचल प्रदेश में। नो, नामचा बरवा पर्वत याद रखना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट हिमालय है, इसको बोला जाता है नामचा बरवा को ईस्टर्न मोस्ट हिमालय, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट सही है। इन पे काम कर लेना, यूपीएससी दोबारा पूछ लेगा। अब तो ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम भी सही किया था, क्वेश्चन ध्यान देखना। अक्सर समाचार में सुनाई देने वाले शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित किस क्षेत्र में, चलो छोड़ो मुझे नहीं पता, किस क्षेत्र से संगत है, संगत है पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र और भूमध्य सागर के पास, तो आंसर इन दोनों में से आएगा। ये उत्तरी अफ्रीका तट के पास ये बात कर रहा है, फारस की खाड़ी, गलत बात, ठीक। अब मुझे दो सिमिलर ऑप्शन मिल गए, इनमें से आंसर आएगा। अभी बोला पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र है, ये बोला भूमध्य सागर संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई किसी क्षेत्र को संगत करता हो सारी जगह से लिए होगा, भूमध्य सागर के तट के पास का क्षेत्र, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो आंसर इसी से होगा। अब आ जाओ इधर, अब देखो ध्यान से समझना इसको। ओपीच में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, ठीक है। अब की बार 2023 में यहीं से क्वेश्चन आया था। अब देखो याद करो, अजरबैजान और उसका आर्मेनिया का युद्ध चल रहा था, कितने, ये 2020 से चर्चा में है, ठीक है। और अजरबैजान यार को मिडिल ईस्ट कंट्री है, वो बहुत उधर है, ठीक है। अजरबैजान ये सब चीज़ें उधर रशिया से पार्ट अलग है, तो ये तो नहीं होगा 100%, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो दूसरी बात, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री। अब देखो ध्यान से ये लॉजिक समझना, अफगानिस्तान तान, ठीक है, पाकिस्तान तान, जो जितने मुस्लिम कंट्री है उसके आगे ये लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ऐसे भी याद करो 5 का रूल क्या है, कल कितनी बार लगा था, 5 - 2 = 3 वाला, तो यही यहाँ पे लगेगा, 2 3 4 5, तो ये आंसर है। और याद रखना तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ही है जो इसके बॉर्डर कंट्री है, याद रखना ये चीज़। किर्गिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान तो और उधर, ठीक है। अफगानिस्तान जी याद रखना, ईरान भी लगता है, पाकिस्तान लगता है, भारत भी लगता है, चीन भी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 3 4 5 थे। अजरबैजान तो ऐसे भी नहीं लगे, मैंने इसको ऐसे किया था, अजरबैजान नहीं लगता, डायरेक्ट बस आंसर आ गया था मेरा। और ऐसे भी देखो 5 - 2 ये रूल याद रखना। अब आ जाओ इधर आगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, मोनोजाइट का पहले भी करवाया हूँ भारत के संदर्भ में। अब देखो 1 2 3 4 चारों तो चारों सही होते नहीं है। अब देखो मोनोजाइट दुर्लभ मुद्दा का स्रोत है, सोचना भी नहीं इसको गलत करने की, जनरल स्टेटमेंट है, 100% सही होगा। मोनोजाइट में थोरियम होता है, अब ये गलत मत करना, जनरल स्टेटमेंट है, गलत वो खुद ही दे देगा। भारत की समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, समस्त, सोचो तटवर्ती भारत की 7500 किलोमीटर है, सब में बोला सब जगह पाया जाता है, क्या बात कर रहे हैं, केरल वेरल के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में केवल सरकारी निकाय मोनोजाइट संसाधन निर्यात कर सकते हैं, ध्यान समझ सकते हैं। दूसरी बात केवल सरकारी क्यों, क्योंकि इससे परमाणु बम भी सबसे, और ये याद रखना नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। जो थोरियम है याद रखना, जो मोनोजाइट है वो थोरियम वोरियम मतलब उनकी जगह यूरेनियम की जगह प्रयोग होगा ये आगे जाके, तो सही बात है, सरकारी तो करेगी ना, तो प्राइवेट तो बम बम बनाने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है, 21 जून, याद रखना ये चीज़। अरे सिर्फ देखो मुझे बताओ, ध्यान समझना, गर्मियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है, 21 जून है, वो याद को 6ठी क्लास का चैप्टर, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। 21 जून, तो 21 जून कौन से पखवाड़े में आएगा, एक पखवाड़े में होता है 15 दिन, तो पहला पखवाड़ा सही होगा जून का, दूसरा पखवाड़ा। अब ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, और ये फिर आपकी बात 2023 में आया है, ठीक है, ध्यान समझ। ऐसे भी 4 वाले का ट्रिक क्या है, 4 वाले में 2 मिलान सही होते हैं, ये चीज़ 90% में यही हाल है। अब देखो कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझना, होकेरा याद रखना पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो ये गलत। अब आगे देखो, रेणुका आर्द्रभूमि पहले भी पूछा, याद करो 2019 का क्वेश्चन था जिसमें ये था कि प्राकृतिक झील नहीं है, याद करो तमिलनाडु की जो फिर एक झील आई थी, और उसमें ये दिया हुआ था रुद्र सागर, ये दोनों, ठीक है। रेणुका याद रखना हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, याद रखना ये चीज़, ये सही है दोनों। अब तो इसको नाम से ही पकड़ो,
सस्ता मोकोता झील तमिलनाडु, अरे तमिलनाडु नहीं है, केरल में है। और केरल में एक है ना, मतलब क्या बोलते हो, कठपुतली डांस है, उसी उसका नाम भी इसी टाइप से है। तो नेमिंग के अनुसार भी पकड़ना। दूसरी बात, अपने ये ट्रिक पता ही है अपने को, 4 मिलाने में 2 सही होता है, ठीक है। बाधा इधर। अब ध्यान समझना, साइंस का एप्लीकेशन पूछा है, सोचना भी नहीं है, सारे क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। अरे भाई ये सब देखो, दीक्षा, डिजिटल लॉकर, कोविन, आरोग्य सेतु, चारों के चारों साइंस के एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछा है, चारों सही होंगे। आ जाओ। अब इधर देखो, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है। वेब 3.0, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने समय के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। वेब 3.0 से ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक, मैं बोला ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग हो रहा है, हो सकता है बोला है, बोला सही हो, कोई एक्सट्रीम वर्ड तो बोला नहीं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है, एकदम सही बात है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट देखो, तभी तो देखो इसको सामाजिक नेटवर्क बोला ना। देखो ये चीज़ पकड़ो, अब फिर बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, एक दूसरे के स्टेटमेंट जोड़ के पकड़ना। देखो सामाजिक नेटवर्क बोला है यहाँ पे, ये बोला सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है, एकदम सही बात है, 100% सही है, तीनों के तीनों सही। देखो फिर 12 बता रहा हूँ, लिंकेज दिया रहता है, पकड़ना होता है बस। अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एज ए सर्विस के संदर्भ में, ध्यान समझना। सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। आजकल कितने टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है, टेक्नोलॉजी पे डाउट मत करना। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्त मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं 100%। दूसरी बात मैंने बोला था, आउटलुक, हॉटमेल, ऐसे 3-4 मल्टीपल फैक्ट दिया रहता है, वो सही रहता है। याद करो 2021 का वो क्वेश्चन जो ओलंपिक वाला थीम था वो गलत था, फिर उसके बाद में भाई 5 ये जोड़े गए थे, वो सही होता है। यही इसी पेपर में एक और जगह लगेगा, तो ये भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया था, देखो मैं कभी नहीं पढ़ा, पर मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इनमें कौन सा एक जो है जनसंचार माध्यम में बहुत चर्चित, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है, छोड़ो। मैंने क्या बोला था, ये पकड़ो बस। तो पहली ट्रिक अपना क्या रहता है इसमें कि कोई 2 सिमिलर ऑप्शन खोजते हैं अपन, तो ये देखो मिल गए 2 सिमिलर ऑप्शन, आंसर इन दोनों में से ये होगा या कुछ और होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया, अपन कभी भी है ना, मैंने क्या बोला, यहाँ से आगे से देखने से पहले पीछे से भी देखना। स्टूडेंट कराने के लिए किया जाता है, घर पर उतरता है, कक्षा को त्यागता है, स्थापित करता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि आगे पीछे देखते हैं, बहुत सारे देखो उसमें जैसे भूमध्य सागर है उसमें आ गया था। अब मान लो याद करो, इससे पहले अपत्य संतरण वाले में उससे नहीं आया था, आगे पीछे देखने से फिर किससे आया था, इससे आया था, तो अपन यही खोजेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, ये जरूर खोजना है जो नाम जो दिया हुआ है उस ऑप्शन में है या नहीं है। अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अंतरिक्ष में अतिदहन, अरे प्रभाव जी, कक्षीय बमबारी प्रणाली जन संचार माध्यम में अंतरिक्ष में अतिदहन मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए सूर्य का सामना कर उसका अंतरिक्ष में विसर्जन कराने के लिए किया जाता है। अरे ये गलत, कोई अंतरिक्ष यान उनके कक्षीय गति को, ये बात गलत है। अंतरिक्ष से बात करो तो ऐसे गलत हो जाएगा। कोई अंतरिक्ष यान, देखो ओड यूवन पकड़ो, ये सब अंतरिक्ष, तो ये सब क्या यूवन। अब बस कोई मिसाइल पृथ्वी के परिधि, हाँ यही आंसर आएगा 100%। तो ओड यूवन वाले भी याद रखना। अब देखो मैं कितनी सारी ट्रिक बता चुका हूँ। अब देखो, अब एक ही चीज़ पकड़ना, एक तो इस तरीके से आंसर मिल गया अपने को। अब आगे देखो, ध्यान से समझना। कोई मिसाइल जो है पृथ्वी के परिधि किसी स्थिर कक्षा, मिल गया, ठीक, कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर, देखो प्रभाजी मतलब टारगेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्रभाजी किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, ठीक है। तो एकदम सही बात है, ध्यान समझना। कोई मिसाइल जो है पृथ्वी के परिधि किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वहाँ से वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर टारगेट करके, अब देखो प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, वहाँ से फिर बम फेंकता है, एकदम सही बात है, 100% आंसर यही हो गया, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। क्यूबिट, अब देखो थोड़ी बहुत याद है, क्यूबिट बिट किस में प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर में, बस ध्यान समझना, बस यही आंसर आएगा, क्वांटम संगणन, ठीक है। एक तो ये तरीका था इसका आंसर निकालने का, ठीक है। ध्यान से देखो, अगला देखो, इधर आ जाओ, इंग्लिश में पढ़ो इसको, क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग। अरे ऐसे पता नहीं बिट विट का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, बिट पे तो पूरा कंप्यूटर काम करता है, क्वांटम संगणन याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ध्यान से देखना। शॉर्ट वेव रेंज है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, सोचना नहीं, तीनों जनरल स्टेटमेंट, तीनों के तीनों सही होंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और ये कितने बार से मैं बता रहा हूँ, कितने साल हो गए,
मतलब कितने 2011 देखते हो ये चीज़, जहाँ तीनों जनरल स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन पूछा है, सोचना ही नहीं। निकित परिपथ टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अधिग्रहण, बेतार स्थानीय नेटवर्क, एकदम सही बात है, तीनों के तीनों सही होंगे। अब आ जाओ इधर, ये भी देखो साइंस का क्वेश्चन है। जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा यंत्र पर बन सकती है, सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों सही। अब ये गलत मत करके आना, मैं बस बता रहा हूँ। जैव परत जैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है, भाई एक भी दर्शा दी हो जाएगा। जैव परत खाद्य पदार्थों खाद्य प्रसंग सही तो बन सकती है, सोचना भी नहीं गलत करने की इन क्वेश्चनों को, अपना दिमाग मत लगा लेना, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में याद रखना। अब देखो प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में ध्यान से समझना, 1 2 3। अब देखो कोई एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है, स्पेसिफिक पूछ रहा, तीनों सही नहीं होंगे। प्रतिजैविक जीवाणु यीस्ट दोनों के बने होते हैं, हो सकता है, क्या दिक्कत है, बायोटिक्स है, हो सकता है यीस्ट दोनों से बन सकते हैं। जैविक है तो जीवाणु और यीस्ट दोनों से बन सकते हैं, क्या ही बात है, ठीक है। आगे देखो, प्रतिजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे निश्चित रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते। सोचो खा रहे हैं, आहार नली में नहीं जाएंगे, दिस एंड दिस नोट, गलत। याद रखना, आहार नली में नहीं, खा रहे हो उसको तुम बोल रहे हो फिर वो आहार नली में नहीं पाए जाए, एक भी पा गया तो गलत। प्रतिजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक, एकदम पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, सही बात है। अरे ये पता भी होना चाहिए, बेसिक चीज़ है प्रोबायोटिक्स, इसी को तो बोलते हैं अपन। दूसरी बात, जनरल स्टेटमेंट है, इनको गलत मत करना। देखो जब देखो ध्यान से देखो, गलत कर रहा तो देखो जबरदस्ती बट लगा रहा है, बट लगा के स्टेटमेंट जोड़ रहा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब आ जाओ, देखो ये तीनों किसी हाल तो सही नहीं होंगे। अब पक्का ध्यान देना, कहीं ना कहीं इंटरचेंज किया होगा। कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यहाँ कोई चांस नहीं है उसके, ये तो 100% सही होगा, ठीक। और ऐसे पता है कि अब कोई भी टीका लगाया जाता है, ध्यान से समझना, जितने भी टीके लगाए जाते हैं, टीके के द्वारा कोई अगर बीमारी का इलाज हो रहा है तो समझ लेना उसमें उसी जो बीमारी के मॉलिक्यूल्स होंगे निष्क्रिय अवस्था में, जैसे पोलियो हो गया, इनमें टीके लगाए जाते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सही, 2 फैक्ट। स्क्रीन पे कुछ आ रहा है सर, क्या आ रहा है, सबके लोगों के पे आ रहा है या अमित के पे आ रहा है, बताओ। अरे और कोई भी बोलो, कहाँ भागे। आ रहा है सर, लाइव शेयरिंग आ रही है यूट्यूब से। अरे वो हटाओ, 1 मिनट रुको, ये उस दिन भी आ रही थी ना जोगिंदर, ये हट भी नहीं रहा है, इसको हटाने का ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो हटा दिया, अभी आ रहा है। ज्वाइन करने के लिए तो दिखा ही रहा है ना ऊपर, तो उससे तुम्हें क्या किया, मतलब मैं मेन स्क्रीन खोल रहा हूँ, वहाँ भी दिखा रहा है क्या आपको? हाँ, ये पूरे आधे स्क्रीन पे आ गया है। चलो रुके, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से क्या होता है, देखो 1 मिनट, ठीक है। आप बताओ, अब आ रहा है, आप बताओ, अब आ रहा है? अभी तक आ ही रहा है, मैं कट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। नगीना अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है? नगीना आवाज नहीं आ रही है मेरी? आप बोलो, अब आ रही है, अभी भी दिखाई दे रहा है, अभी भी? हाँ सर, अभी भी है, बट इमेज दिखाई दे रही है जो आप करा रहे हो। आप बताओ, अब नहीं होगा, अब नहीं है ना, अब ठीक होगा, चलो ठीक है। अब देखो आगे, देखो तो ये जनरल स्टेटमेंट है। देखो अब मैंने क्या बोला, 2 फैक्चुअल स्टेटमेंट अपने पता है, फैक्चुअल स्टेटमेंट एक तो गलत होता है, तो ये नहीं पैटर्न फायदा अपने सोचना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो कौन सा गलत होगा, ध्यान देखना। स्पुतनिक 5 जो याद करो रशिया से ली गई थी, वैक्सीन रोग वाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे, एकदम ये जो ज़्यादा नॉर्मल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे 12 सीरम संस्था, मैंने क्या बोला, संस्था, ये सब गलत होता है। mRNA की जगह दूसरा RNA हो सकता है, प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नाम कोविड वैक्सीन गलत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे 2 फैक्ट तो एक सही होगा, तीनों तो ऐसे सही नहीं होंगे। अब आ जाओ इधर, देखो ये क्वेश्चन है, हर बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन देख लो, अब की बार भी है ना 6-7 स्टेटमेंट का जरूर आएगा एक क्वेश्चन ऐसा, और वो हमेशा देता है, और ये सबसे इजी होता है, ध्यान से समझना। देखो 7 स्टेटमेंट का है, अब जब ये 7 स्टेटमेंट का बनाएगा तो 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन देगा, या मान लो जो भी है, ठीक है। तो अपने पता 7 के 7 तो कभी सही नहीं होंगे, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इसको, अब इसमें एक ही चीज़ पकड़नी तो उससे आंसर आ जाता है। यदि कोई मुख्य सौर प्रभाव पृथ्वी पर पहुंचता तो पृथ्वी में कौन कौन से संभव प्रभाव होंगे, संभव पूछ रहा, पॉसिबल मैनर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जीपीएस और दिशा प्रणाली विफल हो सकती है, ये तो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विश्ववित्तीय क्षेत्र में सुनामी आ सकती है, मुझे बता, सुनामी एक जियोग्राफिकल फीचर है, इससे कैसे आ जाएगी सुनामी, नॉट पॉसिबल। अरे संभव मैनर में पूछ रहा है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, गलत। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, हाँ आराम से भाई, कोई नहीं। पृथ्वी का अधिकांश हिस्से पर तीव्र दूरी
अधिकांश हो सकती है, हो सकता है आराम से, ध्रुवीय है वो तो हो ही सकता। अब आगे देखो, ग्रह के अधिकांश हिस्सों पे दावनें घट सकती है। अरे नहीं, जंगलों में जरूर आग लग सकती है, पर अधिकांश हिस्से में, ये पकड़ो, ये बहुत ज़्यादा बात होगी। मोस्ट ऑफ द एरिया ओवर मच, तो ये चीज़ रखना, ये इंग्लिश में पढ़ो, ओवर मच एरिया, ये गलत हो जाएगा। ये बोल देता वनों में आग लग जाती, हाँ वो पॉसिबल था। उपग्रह कक्षा विशुद्ध हो सकती है, हो सकती है। ध्रुवीय तरंग के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघुत्तम रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये तो नॉर्मल बात है। तो 5 स्टेटमेंट सही है, तो ये चीज़ याद रखना। आराम से पॉसिबल मैनर में पढ़ना, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देकर मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सही किया था, ध्यान से देखना। जलवायु कार्रवाई कोई ट्रैकर है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ट्रैकर मतलब किसको, किसी डाटा के अनुसार ही ट्रैक करेगा वो, पहली बात। जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के दिए गए वचनों की निगरानी करता है, ठीक है। अब ध्यान से बना को, अब देखो ध्यान से, बहुत सारे देश बहुत सारी गैसें एमिशन कर रहे हैं, तो उनके डाटा को देखेगा ना, कौन ज़्यादा कर रहा है तो उसको ट्रैक करेगा। अब ध्यान से, एक तो ये तरीका था, तो इस टाइम मैंने क्या बोला, दूसरी बात नया क्वेश्चन ये आता है, पहली बात तो आंसर निकालने तरीका, ठीक है। दूसरा देखो, इसको पकड़ो, ट्रैकर है तो ट्रैक किसको करेगा, डाटा, ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग करेगा ना, ठीक है, पहली बात आंसर, ठीक है। दूसरा देखो और क्या तरीका है इसका, ओडीवन वाला तरीका देखो। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय पैनल, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र ढांचा, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक द्वारा संबंधित। अब देखो ये सब चीज़ें इवन ये अलग ही बात कर रहा है, ये तीनों एक अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, ये पकड़ो, विंग समिति, यहाँ पे एजेंसी की बात कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल है। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, देखो ये ट्रैकर, ट्रैक किसको करेगा, डाटा के आधार पर तो करेगा, निगरानी करेगा, सब सारी चीज़ें। अब आ जाओ इधर, देखो अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं भी क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, ये देखो अंडर टू कोरिलेशन, याद करो मैंने बोला भी था आगे क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। दूसरी बात, 5 स्टेटमेंट का कितना, 3 स्टेटमेंट सही होता है। एक तो वो ट्रिक लग रहा है, याद करो कल भी कितनी बार लगा था यहाँ पे। अब देखो पहली बात तो ये है, चलो ठीक है, दूसरा अपन पकड़ते हैं स्टेटमेंट के सारे। अब देखो ध्यान से समझना, कुछ भारतीय कंपनियां EP 100 के सदस्य, कुछ, तो ये तो 100% सही होगा, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोलिशन का सचिवालय, गलत, मैंने कितनी बार बोला था, जहाँ पे हेड क्वार्टर हो, कहीं के लोकेशन के बारे में बात करो, गलत होगा। संस्था गलत होती है, ये भी याद रखना, हेड क्वार्टर भी गलत है, ठीक है। अब देखो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP 100 प्रारंभ की है, याद करो, संस्था है, गलत होगा, ठीक है। अभी तो देखो, जलवायु समुदाय क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, NGO है, जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, अरे NGO है, NGO याद करो, पीछे ज़्यादातर सही देता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, उसी कंपेरिजन में ये गलत होगा। दूसरी बात, इसके द्वारा सही होगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा। अब देखो गया, अभी देखो EP 100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रतन को प्रेरित करने, एकदम कितनी पॉजिटिव बात बोला। उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ में लाता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव बात है। तो ये सही और ये सही, अपना आंसर 3 स्टेटमेंट, तो वो वाली ट्रिक भी अपनी लग रही है। अभी ध्यान से समझना, अब वेटलैंड के बारे में हमेशा क्वेश्चन आएगा, अब की बार भी आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो दूसरी बात, स्टैटिक पार्ट का पार्ट है, तो D तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आंसर। ये यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, जैसे अमेजन को जंगलों को बोला जाता है, ठीक है, ये बात सही है, तो निश्चित ही आर्द्रभूमि इसके गुर्दों की तरह काम करती है। अब देखो गुर्दों का काम क्या होता है, बस इतना पता होना चाहिए, फिल्ट्रेशन का काम करता है गुर्दा जी, बस जिसको गुर्दों का इतना काम है, बस वही करना था। निम्नलिखित आर्द्रभूमि कौन सा इस कार्य को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंध करता है। अब देखो आर्द्रभूमि एक जल चक्र में सतही अपवाह, आवर्धा, संवरण और वाष्प शामिल करते हैं, ये गलत बात। शैवालों में वो पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, ये क्या देखो फालतू की बात बोल रहा है। गुर्दे का काम समझो, फिल्ट्रेशन का काम करता है। आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन, मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में नहीं करता, अरे वो नहीं पूछ रहा है, वो ये गुर्दे का जो काम है स्पेसिफिक है। जलीय पादप, जो जलीय पादप होते हैं, भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्यों को अवशोषित कर लेते हैं, बस यही तो गुर्दे का काम होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आंसर D याद रखना। अब आ जाओ इधर अगला, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो 4 फैक्ट, देखो नया ट्रिक अपना। अब देखो अपने पास 5 स्टेटमेंट की ट्रिक है, 3 के भी है, 2 की भी है, 1 की भी है, इसकी भी है,
तो टेंशन लेना ही नहीं है यार। इससे बाहर कोई 8 स्टेटमेंट का तो क्वेश्चन बनाने से रहा, वो एक आध क्वेश्चन बना सकता है और मोस्टली ज़्यादा ऐसे बनाएगा। अब देखो 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर तो मैं पहले बोल दिया 2, 4 तो ऐसे भी सही नहीं होगा। 3 जनरल स्टेटमेंट रहते तब सही होता है 3, तो ऐसे भी नहीं होगा। फैक्चुअल है 2 ही सही होगा। अब देखो ध्यान से समझना, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकते, क्यों नहीं करेगी, एकदम 100% सही है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, याद करो 2012 का क्वेश्चन जो उसमें एक रेंज में एक डाटा दिया था, वो मैंने बोला था रेंज में डाटा दिया सही रहता है। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य इतना है, ठीक है, अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक जो है इतना नहीं बढ़ना। ये तो एकदम ऐसे पॉजिटिव बात है भाई, इससे ज़्यादा कोई कितनी भी मात्रा हो, उसकी थोड़ी बहुत मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो खतरनाक हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब आगे देखो, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। क्या बात करें, किसी मौसम में हो सकते हैं, तो जरूरी इसलिए कि प्रतिकूल मौसम में ही होंगे वो, ठीक है। दूसरी बात देखो, PM10 फेफड़ों के अवरोध को वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। देखो PM10 यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल है, यहाँ पे PM 2.5 यहाँ पे एक पकड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, PM 2.5 भी तो हो सकता है, यही है, यहाँ पे 2.5 है। और दूसरी बात देखो, PM10 ज़्यादा बड़ा है ना, PM 2.5 ज़्यादा छोटा है, छोटा तो ज़्यादा आराम से वो अंदर जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी मैंने बोला था 4 फैक्ट, तो मतलब फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो वहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी सही होने की रहती है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ये याद रखना, पहली बात गुच्छी है ना, मशरूम जैसा ही होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक कौवा का ट्रिक है, अपने को पता है, 100% सही है ये तो। कुछ वर्ड, कुछ हिमालय वन क्षेत्र में उगता है, कितनी बड़ा हिमालय है याद करो, उसमें कुछ जगह उग गया तो क्यों नहीं 100% सही। 1 2 3 तीनों तो ऐसे भी सही नहीं होंगे। अब देखो, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्य रूप से खेती की जाती है। अच्छा, स्पेसिफिक एरिया दे दिया, गलत, याद रखना ये चीज़। जब ये बोल रहा है, यहाँ देखो, ये इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये बोला कुछ हिमालय वन क्षेत्र, हिमालय तो इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी बोला नहीं उत्तर पूर्वी में इसकी, अभी तो देखो उत्तर हिमालय में बोला कि नहीं यहाँ पर वाणिज्य रूप में खेती की जाए, क्यों इधर क्यों नहीं की जा सकती, इधर क्यों नहीं की जा सकती, गलत। ऐसे तीनों स्टेटमेंट सही भी नहीं होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये वाला ध्यान समझना, अब देखो यहाँ पे फैक्ट दिया, वो चारों तो सही होंगे नहीं। अब आ जाओ पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, ठीक है, पॉलीएथिलीन। और याद करो, देखो कल ही मैं जब पेपर करवा रहा तो उसमें आया था क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ध्यान से देखना, इसके तंतों को ऊन और कपास के तंतों के साथ उनके गुणधर्मों पर बलित करने तो समृद्ध, आजकल तो मिक्सर तो ऐसे गवर्नमेंट कर रही है, किया जा सकता है, बोल रहा है 100% सही है। इससे बने पात्रों किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी भी मादक, याद रखो, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ठीक है। एनी एल्कोहल जो है, नो, गलत। अरे एल्कोहल बोतल में मिलती है, अरे किसी भी बोल दिया तो ऐसे गलत है, एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। आगे देखो, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। रिसाइकलिंग करने को तो ऐसे गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, एकदम पॉजिटिव बात है। आ जाओ, इससे बनी वस्तुओं को भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान। मुझे बताओ, कुछ भी जलाओगे ग्रीन हाउस गैसें तो जरूर निकलेगी। अरे तो प्लास्टिक है भाई, प्लास्टिक से क्यों नहीं निकलेगी, गलत। 2 स्टेटमेंट सही। अब आ जाओ, याद करो कौन सा पक्षी नहीं है। पहली बात 2 ट्रिक बताई थी, इंग्लिश वाले जो नाम है वो पक्षी होते हैं, तो ये सारे इंग्लिश है। और मैंने बोला था कलर वाला भी, बिल, स्पून बिल, वाइट, देखो वाइट तो पक्षी है ही, ठीक है। तो ये याद रखना, गोल्डन मासी मैंने बोला नहीं है, उसका आंसर ये आता है। एक ही ट्रिक ये भी थी। दूसरी बात ये याद रखनी, मछली है, तो मेरा ऐसे ही सही हुआ था ये। दूसरी बात, इंग्लिश में जो नाम होते हैं पक्षी होते हैं, तो देखो वो वाली ट्रिक। चलो आगे आ जाओ। अभी देखो ये क्वेश्चन में पहले भी आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये 3 4 5 6, ठीक है, 6 के 6 तो सही होंगे नहीं। नाइट्रोजन यौगिकरण पादप, ठीक है, जो अब याद करो नाइट्रोजन यौगिक के लिए कौन करती है, दालें काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम। ये चीज़ ध्यान समझो, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब तो ध्यान से देखो, चौलाई कब से करने लगी, चौलाई तो चारा होता है ये कब से करने लगी, चना तो 100% करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो है, पालक, मुझे बताओ पालक कब से करने लग गया, 2 काट दिए अपन ने, 2 काट दिए तो ये गए। अब अपने पास 3 और 4 बचा है। अब देखो अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा है करके, ठीक है। एक तितलिया घास, क्लोवर है, कुल्फा, अभी कुल्फा जो भी है। अब देखो रिक्स लेना है 2 में से,
तो मेरा मानना है देखो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो 3 तक जाओ, क्योंकि सब तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम नहीं करते हैं ना। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से तो हो जाता आराम से, ठीक है। जैसे मान लो जैसे आप ये काटते दूसरा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गए, तो ये पालक क्या कर रहा है, आ गया आंसर, 3 स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात, मान लो यहाँ तक पहुँच गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँचे, एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए कोई भी ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी अपने पास सही होने की रहती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बात फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, याद रख लेना। किसी एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो जैव सेल बायो रॉक टेक्नोलॉजी याद रखना। पहली बात कोरल रीफ्स, ठीक है, उन्हीं के लिए किया जाता है, ठीक है। एक तो दूसरी बात नया क्वेश्चन मैंने कितने बोला है, ये आंसर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो चलो कोई नहीं। क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, अब देखो ध्यान से समझना। क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान हो गया, तो उसको वापस से अपने को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूर करते हैं अपन, बायो रॉक, ठीक है। ये पता है उनसे, चलो ठीक है। पादा अवशिष्ट का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री विकास, अरे ये देखो जैव सेल बोल रहा है, ये मैन्युफैक्चर, ये सोचो, ये मतलब वही हो गया अमूर्त चीज हो, मतलब नहीं, ध्यान समझना। ये तो भवन निर्माण कर रहा है, ये जैव की बात कर रहा था, ये तो गलत हो गया। सेल गैस के अन्वेषण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, ये देखो फिर वापस से ये जैव सेल बना रहा है। वन संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेक है, साल्ट लेक से उपलब्ध करवाना, क्या बात कर रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कोरल रीफ। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था, कोरल रीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो बस उस आधार पे भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान समझना, यही क्वेश्चन 2021 में पूछा था। हैदराबाद को याद करो, जो ओबरडे फाउंडेशन के तहत उसको पुरस्कार मिला था, वो इसीलिए मिला था। मियागा पद्धति, मियागा पद्धति याद रखना, जापानी पद्धति है। इसमें क्या होता है, शहरों में फॉरेस्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब मैं आज है ना, कल मैं जब करवा रहा था क्वेश्चन, मैंने एक नया ट्रिक देखा है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें देखो जो लंबे लंबे लिखे रहते हैं वो गलत होते हैं, जो सबसे छोटा रहता है वो सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, मैंने कल देखा 3-4 क्वेश्चनों में देखा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो एक तो ये चीज़ थी, ये ऑब्जर्व करना, मैंने कल देखा, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ, जाके देखना पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है। मियावाकी की पद्धति, अब देखो ध्यान देखना, मियावाकी कोई मेथड है, ध्यान से समझना। तो मेथड होगा तो कोई साइंटिफिक तरीके से होगा, ये चीज़ ध्यान समझना। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्य कृषि के संवर्धन, अरे नहीं, वाणिज्य कृषि जो भी शुष्क क्षेत्रों में, मुझे बताओ वाणिज्य कृषि लगाएंगे अपन, जहाँ पे पानी पीने को नहीं है वहाँ कॉमर्शियल कृषि करोगे, गलत, ठीक है, ये तो ऐसे गलत है। आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करना, अरे अपन जेनेटिक मॉडिफाई उसको तो बढ़ावा दे ही नहीं रहे। विख्यात है, कोई फेमस है तो कोई पॉजिटिव चीज़ होगी तभी फेमस होगा, इसके तो अभी बहुत सारे परिणाम मानने बाकी है। शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन करना, ठीक है, सर्जन करना एकदम मेथड है, सही है। दूसरी बात फॉरेस्ट तो यूपीएससी ऐसे फेमस होगा, ठीक है, शहरी क्षेत्र में खासतौर से एकदम सही बात है, पॉजिटिव बात है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तटीय क्षेत्र और एंड से लगा रहा है, समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, अरे नहीं, पद्धति है, मियावाकी पद्धति है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है। ये फेमस है तो किस चीज़ के लिए फेमस होगी, अरे मियावाकी याद रखना जापान का शहर है। अच्छा चलो हाँ, एक और चीज़, ये मियावाकी जापान का शहर है, शहर कहाँ है, बस उस तरीके से भी इस आंसर को कर सकते हो। मेरा सही हुआ था, मैं फिर बता रहा हूँ, उस टाइम से मैं इसको पढ़ा भी था सर, इसलिए भी सही हो गया था जो भी। अब आगे देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार, मैंने बोला था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99, और अब के देख लेना, इन्हीं एक्ट से फिर से क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाना जरूर। अब देखो, प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित ट्रांसपोर्ट विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। हाँ पता है, दो कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, रिजर्व जो मतलब गवर्नर जनरल अपने पास में रखता था। अब मुझे बताओ दिल्ली के संदर्भ में ध्यान समझना, लैंड आम आदमी पार्टी उसको कुछ भी नहीं मिलता, पुलिस नहीं मिलती, न्याय प्रशासन नहीं, अरे याद करो स्थानीय स्वशासन तो याद करो रिपन के काल से भारतीयों को दिए जा रहे थे तो ये तो गवर्नमेंट, तो बस 3 स्टेट में सही, तो ये चीज़ याद रखना, रिपन के काल से दिए जा रहे थे। अब आ जाओ, मैंने बोला था भारतीय मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सिक्के है, आभूषण नहीं, हथियार। याद करो हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस जाके देखना, सिक्के उनके सिलेबस में है। फणम याद रखो, चलो एक तो ये तरीका, दूसरा याद रखना फणम है, याद करो फण, जो फण होता है नाक का फण, उस पर क्या होता है, माया, मतलब जो भी है मोती चमकता है, जो भी है वो क्या होता है, सिक्के होता है, फणम। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सिक्के, यूपीएससी के फेवरेट है, याद रखना। फेनम हो गया, फेनम या चक्कारा,
चक्कराम होता है ना, चक्कराम, उसको भी सिक्के बोला जाता है। अब आ जाओ इधर, कौन सी गदर पार्टी से सक्रिय, देखो ध्यान से, पहली बात तो कौन गदर पार्टी जुड़ा था, एक ये अलग क्वेश्चन होता है, ये बोला सक्रिय रूप से जुड़ा था। सक्रिय रूप से जुड़ा तो ऑटोमेटिक स्पेसिफिक डिमांड होगी, तीनों सही होंगे नहीं, एक आधी होगा सही। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, बारिंदर कुमार घोष, जोगेंद्र चटर्जी, ठीक है, ये याद रखना, ये जोगेंद्र चटर्जी है ना, अनुशीलन समिति के उससे जुड़े हुए थे, ठीक है, आचार्य से जुड़े थे 1924 में, ठीक, तो ये गलत है, ये नहीं है। और बारिंदर कुमार घोष याद रखना युगांतर के संस्थापक थे, ये भी नहीं थे। रास बिहारी बोस, हाँ ये जुड़े हुए थे, याद रखना, सक्रिय रूप से सदस्य। स्पेसिफिक आएगा क्वेश्चन की डिमांड तो 1, तो ये चीज़ भी याद रखना है। अब देखो, क्रिप्स मिशन 1942 आया, ध्यान से समझना। 1942 सर याद करो, इसी के बाद में 1942 के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्योंकि भारत की मांगों को नहीं मांगा था, फिर गांधी बोलता है अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब लाठी उठाओ। ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को, ठीक। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित, अरे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, सिलेक्टेड मेंबर होंगे, चुने हुए। अब ये पकड़ा करो, ये वर्ड देखो भाई, चुने गए मेंबर्स भेजे गए थे ना, गलत याद करो। जब वही चीज़ कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, तभी वो तो वही बोलता है ना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे, गलत, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, मैंने क्या बोला था, ये चीज़ हमेशा ध्यान समझना। संविधान सभा में, चलो ठीक है, यहाँ तो कोई बात, प्रांतीय विधानसभाओं, अरे यहाँ विधानसभा है, और जहाँ मान लो भारतीय रियासत है, वहाँ जरूर नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, यहाँ से तो चुन के भेजे जाएंगे। मैंने क्या बोला, एंड लगा रहा है, ज़बरदस्ती बढ़ा रहा है, क्वेश्चन गलत करेगा। अब देखो, ये गलत हो गया तो दूसरे सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जनरल स्टेटमेंट है। देखते हैं, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, हाँ जैसे पाकिस्तान वाले मोहम्मद अली जिन्ना तैयार नहीं था, उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ 100% याद करो, जो जितने भी अपने ये भारतीय रियासतें थे उनको भी ये बोला गया था। अरे जाके देखना, प्रधानमंत्री वाले एपिसोड मैंने बोला तो देख लो, एक मेमोरी टाइप में छप जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, ये नहीं तो मैंने जो 3-4 मूवियाँ भेजी थी वो देख लेना। अब देखो ध्यान से समझना, भारतीय इतिहास संदर्भ में पूछा, चलो ठीक है, मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। मूल ग्रंथ होंगे तो सारे के सारे तो होंगे नहीं, तो 1 2 3 4 फैक्चुअल है, तो 2 ही स्टेटमेंट सही होते हैं। अब देखो, एक तो ये चीज़ हो गया, जैन ग्रंथ पूछा है, ठीक है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, ये ट्रिक है, अरे एब्सोल्यूट ट्रिक पे लगेगी, अब की बार भी लगी है 2023 2024 में। अब देखो जैन ग्रंथ है तो पक्का याद रखना, 4 में से वो 2 जैन ग्रंथ देगा, 2 बौद्ध ग्रंथ देगा, बस अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है। याद रखना, नीति प्रकरण याद करो, जब बौद्धिस्टों की वो जो असेंबली होती थी, वहाँ पे उसके नियम बने हुए थे, तो वो बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना, थेरवाद से संबंधित है, थेरवाद से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। परिष्ठ पर्व याद रखना, ये जैनिज्म का वो होता है, ठीक है, हेमचंद द्वारा रचित, ठीक है। और परिष्टन पर्व जो है, ये जैनिज्म का जो है त्यौहार है, एकदम फेस्टिवल है, मोदी है ना इसको, मतलब जैन कम्युनिटी है तो उनको बोलता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो ये सही है। दूसरी बात याद रखना, किसने रचा था वो मैं बता रहा हूँ, हेमचंद द्वारा रचा गया था ये, ठीक है, 12वीं शताब्दी में, ठीक है, संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है। अब देखो, अवधान शतक याद रखना, बौद्ध ग्रंथ है ये, अभी जी पता होना चाहिए। दूसरे त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, अब महापुराण देखे काट मत आना, ये आचार्य जिन सेना के द्वारा राष्ट्रकूट के शासनकाल में रचा गया था, ये भी जैन ग्रंथ है। अब मैंने कितने बोला, देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, 4 स्टेटमेंट दिया तो पक्का ये देख लो, जैन ग्रंथ के अलावा कौन, बौद्ध ग्रंथ, और ये देखो ये 2 बौद्ध ग्रंथ दे दिया, तो यूपीएससी यही करता है। आप क्या देख लेना, जो मनी वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें यही खेला है यूपीएससी ने, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 3 मिलान वाले, 3 मिलान में तीनों तो कभी सही होंगे नहीं, बहुत रेयर चांसेज होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक व्यक्ति दी है, किस रूप में जानेंगे। अब ध्यान से समझना, अब देखो ध्यान से समझना, ये तो अपने को पता है, नाथ मुनि जो होते हैं, नाथ मुनि जो याद करो, जैसे रंगनाथ मुनि थे, भर्तृहरि थे, ये सब नाथ मुनि कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वैष्णव विद्वान थे, ये एकदम सही बात है, ठीक है। अब देखो नाथ है तो हिंदू जन्म से ऐसे लग रहा है, मुनि है, मुनीश्वर याद करो, वैष्णव ऐसे नॉर्मली लग रहा है। अब ये है, ठीक है, ध्यान समझना, आर्यदेव याद रखना, जैन विद्वान तो नहीं होगा, आर्यदेव तो याद करो, ठीक है, तो बहुत भिक्षुक थे, वो नागार्जुन के शिष्य थे ये आर्यदेव, ठीक है, जैन विद्वान तो नहीं होंगे। अब देखो दिग्नाग नाग,
ठीक है। तो रुको 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 रुको, कुछ तो गलती हुआ, रुको 1 मिनट। अब देखो 2 पेयर सही है, बात है ना कौन से 2 पेयर सही है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाथ मुनि है तो ये तो सही है, नाथ है मुनि है तो वैष्णव धर्म विद्वान थे, ठीक है, ये बात सही है। याद रखना रंगनाथ मुनि उनके बारे में है, और इनका टाइम पीरियड रहता 823 से लेकर 951 सेंचुरी, ठीक है। भरतरी ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। दूसरी बात देख ध्यान से समझना, दिग नाग है ना, नाग नाग याद रखना कि जैनिज्म में अगर जाओगे, जैन मंदिर में जाओगे ना तो उसमें श्याप व्याप ये रहते हैं, ये जैन विद्वान थे, ठीक है। और ये आर्य देव जो है वो सही है, वो जैन विद्वान ही थे। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ये सही है या वो गलत है, चलो एक बार देख लेना इस स्टेटमेंट पर। देखो दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि तीनों तो सही होंगे नहीं, 1 या 2 में से प्रोबेबिलिटी रहती है, सही है 2 तो ये सही है, तो इन दोनों में से एक तो पक्का सही होगा। ये गलत है जहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक बार देख लेना जो भी है कौन से इंच में सही है, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखो 3 फैक्ट याद करो, इसी टाइप का क्वेश्चन उधर भी आया था 2019 का पेपर। 3 फैक्ट में से एक सही होगा। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। पहला, अरे ये जलालुद्दीन तो बाद में आता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, सोचो वो सब सारी, उससे पहले भी बहुत सारे थे। मंगोल आक्रमण नहीं, ये एक बार देख लेना किसके काल में हुआ था, ठीक है। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसे शहर पर घेरा डाला, ठीक है, तो ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ये देखो उत्तर पश्चिम में यहाँ चेंज कर सकता है आराम से, गलत है, यहाँ चेंज कर सकता है, तो ये चीज़ यार नहीं गलत है। ऐसे 3 फैक्ट तो एक सही होगा। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब तो ध्यान देना, भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कुलाह दारन, कुलाह दारन का मतलब होता है जो नुकीली टोपी पहने रहते थे ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना, सैयद थे, अरब व्यापारी भी नहीं थे, कलंदर भी नहीं थे, फारसी कुशनवीश भी नहीं थे, सैयद से सैयद, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, पर ये सही होने चाहिए, ध्यान से समझना, ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। देखो भारतीय इतिहास संदर्भ में है, डच लोगों ने पूरी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किए। अब मुझे बता दो गजपति शासक कहाँ पे है, उड़ीसा में। और याद रख डच लोग कहाँ पे थे, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट मतलब आंध्र प्रदेश, इधर गलत, ठीक। आगे देखो, अल्फांसो अलबुर्क ने बीजापुर सल्तनत से, अब तो यही क्वेश्चन 2023 में आया, यही क्वेश्चन, बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, यही क्वेश्चन आया था। फिर ये अब की बार यही पूछा है 1510 में, याद रखना ये चीज़, ये सही है, गोवा को छीन लिया था अल्फांसो अलबुर्क, पुर्तगाली जो वो था गवर्नर, ठीक है, सही है 1510 में, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी। एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही है। ऐसे देखो तीनों तो सही होंगे नहीं, तो 2 स्टेटमेंट सही, ठीक है। याद रखना 1611 में ये उधर मद्रास में लेते हैं, मछलीपट्टनम में फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी फ्रांसिस डे ने बनाया था 1639 में, आगे जाके, चलो ठीक है, आधा जाओ। कोटले अर्थशास्त्र के अनुसार तीनों के तीनों तो सही होंगे नहीं, ठीक है। 1 2 3, इसके में बहुत सारे कोचिंग वाले गलत आंसर दिए थे, इसका सब 3 बता रहे थे। अब जो ध्यान से देखना, जो भी देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होता है यूपीएससी डिसाइड करता है कि सही करना गलत करना। अब ध्यान से देखना, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें यही गलत है, ठीक है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ठीक है। अब देखो इधर मुझे बता, जुडिशियल पनिशमेंट के लिए क्या जरूरत होगा, ऐसे भी हो सकता है, कोई व्यक्ति दास हो सकता था, परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो, दास तो ऐसे बनाए जाते थे, कोई न्यायिक दंड के द्वारा इसलिए दास बनाए जाते थे, दास तो आज भी ऐसे बना लिया जाता है, कोई बहुत सारे तरीके होते हैं। परिणाम स्वरूप बोला, उसके ही परिणाम स्वरूप, गलत। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, हाँ ये बात सही है भाई, लिबरेशन माना जाता था। तो मान लो किसी को पुत्र दे दिया तो वो स्वाभाविक सी बात है, उसको खुशी में माफ़ कर देगा, ऐसे ही वो। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उसे पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अब देखो ये दूसरी बात, एक चीज़ समझो, ये दोनों एक ही बात कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे जुड़ा हुआ, तो ये तो पक्का दोनों 100% सही होंगे।
अब यहाँ पे न्यायिक दंड के नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यायिक दंड से ही वो दास बनेगा, नहीं, गलत। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने हटा दिया तो कोई मतलब नहीं है करने का अपना, ठीक है। आ जाओ आगे, यूपीएससी हटा ही रहा है आपके, 2023 में हटाया, 2024 में भी देख लेना हटेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यूपीएससी ने, अब देखो इसका भी बहुत सारे क्वेश्चनिंग वालों ने अलग आंसर दिया है, यूपीएससी ने अलग आंसर दिया। ध्यान देकर अभी कितने राज्यों में आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। अब देखो चाय अपने को पता है, देखो सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट राज्य में तो उगती है, तो त्रिपुरा में तो उगती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत। अब जो चाय उत्पादक राज्य है, अब ऐसे नहीं बोला कि अधिकतम है, यहाँ पे आमतौर पर जनरल वर्ड पकड़ो तो क्यों नहीं, केरल में उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश, सब जगह उगाई जाएगी, ठीक है। तो याद रखना चारों के चारों राज्यों में होता है। अब देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अब ये ध्यान से देखना, भारत में, ठीक है, साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक। अरे सेबी क्या काम करा, याद करो कल वाली वही ट्रिक, सेबी क्या करा, संस्था गलत। इकरा नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक क्यों नहीं, सही है। बिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख निर्माण संधारण एजेंसी, एकदम दोनों जनरल स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। देखो ये चीज़ याद रखो, सेबी, अरे कल भी वहाँ पे ऐसे किया था, तो आरबीआई की जगह सेबी रिप्लेस करता है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों जनरल स्टेटमेंट है, सही होंगे, दो स्टेटमेंट सही। अब आ जाओ इधर, बैंक बोर्ड ब्यूरो, याद करो 2019 का क्वेश्चन, मैंने उसी से ही सही किया था, मुझे पता था बैंक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है आरआरबी का, आरबीआई गवर्नर कब से होने लगा, बोर्ड बैंक ब्यूरो का गवर्नर होता है, ठीक है, चेयरमैन, गलत। ये देखो ये आरबीआई गवर्नर, इसको जैसे काटा था मेरा आंसर आ गया, ठीक है, गलत। दूसरा सिंगल फैक्ट गलत होने की प्रोबेबिलिटी। बीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संसूचित करता है, एकदम सही बात है, जनरल स्टेटमेंट है, काम बोलेगा तो मैं बताया तो काम तो सही होगा। बीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों कार्यनीति और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, दोनों स्टेटमेंट एक बात बोल रहा है और एकदम पॉजिटिव बात बोल रहा है, ठीक है। तो एकदम सही होंगे, दो स्टेटमेंट सही है, ऐसे पता तीन स्टेटमेंट सही नहीं होता है। अब आ जाओ परिवर्तनीय बॉन्ड, तो ध्यान से बना, इसमें इंग्लिश में पढ़ो, कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो बदला जा सकता है, बस अब ध्यान से समझना, क्योंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है। हमने खुद ही बोला, हाँ तो तभी तो परिवर्तनीय बॉन्ड नहीं, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। अब स्वाभाविक बात है, जो बहुत ज़्यादा चेंज किया जा सकता है तो ऑटोमेटिक उसकी ब्याज दर कम हो जाएगी ना, सही है, अपेक्षाकृत बोला है, सही है, ठीक है। आगे देखो, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्न इंडेक्सन की मात्रा प्रदान करता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, और दोनों एक ही बात बोल रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है नहीं, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है नहीं, तो दोनों के दोनों सही होंगे। अब देखो ध्यान से देखना, भारत किनका सदस्य है। अभी इस क्वेश्चन को देखो मैंने कैसे सही किया था, एशिया अवसंरचना बैंक, यूपीएससी ने पहले भी 2019 में क्वेश्चन पूछा है, हाँ इसका भारत मेंबर है, मुझे पता है, अरे एशिया में है, एशिया भारत एशिया में तो आता है, क्यों नहीं होगा इसका मेंबर, जरूर होगा। संघाई सहयोग संगठन 2017 में भारत मेंबर बन गया था, ये मुझे पता था, ठीक है। मुझे पता परीक्षा पत्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण एनटीसीआर, इसका भारत मेंबर है, भारत को चुना गया था, याद रखना। ब्रह्मोस मिसाइल भारत इसीलिए बना पा रहा है, तो तीनों के तीनों मेंबर होगा। किसका सदस्य है, ये जनरल स्टेटमेंट है, पर थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ऐसे भी 5 स्टेटमेंट तो 3 स्टेटमेंट आंसर, एक तो वो तरीका अपना। अब इसमें देखते कौन कौन से सही होंगे, अब ध्यान देखना। हाल के वर्षे में वियतनाम देखो, पहली बात तो पता होना चाहिए वियतनाम किधर है, चलो ठीक है। आगे देखो, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है, एक ही, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो ये जनरल स्टेटमेंट सही होगा। अब आगे आ जाओ, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। मुझे ये बताओ, पहली बात ये देखो, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है उनका है, छोटा सा देश है, वहाँ बहुदलीय क्या करेंगे, मतलब यूपी जैसा देश, मतलब यूपी से कम जनसंख्या होगी मुझे बताओ, उसके वहाँ पे मल्टी पार्टी कैसे बन जाएगी, बहुदलीय राजनीतिक दल है, तो पक्का यहाँ पे फैक्ट है, तो ये गलत कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ साथ इसके एकीकरण और निर्यात को मुख्य ध्यान से जुड़ा हुआ है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, इसको गलत मत करना, नॉर्मल बोला है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और विस्तृत विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया, ये भी जनरल स्टेटमेंट है, 100% सही होगा, और ये एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट है, ये दोनों सही होंगे। अभी देखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर, हिंद प्रशांत क्षेत्र, सोचो इतना बड़ा क्षेत्र, अमेरिका कहाँ गया, भारत कहाँ गया, और ये वियतनाम करेगा, गलत, याद रखना ये चीज।
अब आ जाओ इधर। भारत में देखो ये क्वेश्चन, कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण और कीमत स्तर को बनाए रखने का, याद करो मुद्रास्फीति 4+-2 किसका, मौद्रिक समिति। मौद्रिक समिति कहाँ, भारतीय रिजर्व बैंक। सोचना ही नहीं यार, ये गलत मत करके आना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, नॉन फंजेबल टोकन है संदर्भ में ध्यान से, जिनको मतलब टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। अब ध्यान से समझना, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकुर बनाते हैं। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। फिजिकल एसेट उसे तोड़ सकते हैं अपन, सही बात है। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफ टोकन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, एकदम पॉजिटिव बात है। क्रिप्टोकरेंसी अभी देखिए न्यू टेक्नोलॉजी बात कर रहा है, सही है। अब देखो, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है। अब ठीक है, यहाँ तक तो सही हो सकता था, परंतु और लगा रहा है तो पक्का गलत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे नहीं किया जा सकता, ये चीज़ याद रखना। रेंड लगा रहा है, गलत बनाने की पॉसिबिलिटी है। 2 स्टेटमेंट ऐसे पता, 3 स्टेटमेंट तो सही होते नहीं है, 2 स्टेटमेंट सही हों। अब देखो ये चीज़ ध्यान समझना, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखो ध्यान समझना, इसका मतलब अपने से गलत पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो एक तो ये तरीका भाई 4 मिलान वाले, देखो इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें पर क्वेश्चन को नेचर भी चेंज हुआ है, इसलिए इसका आंसर भी चेंज हुआ। पर ऐसे मोस्टली अपन क्या जानते हैं कि भाई 4 मिलान वाले आते हैं, उसमें 2 ही सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, तो अनुसार 2 कट के आना चाहिए था, पर चलो ठीक है, कोई नहीं। अब तो ध्यान देखना, घाट परवा माल परवा याद है, कर्नाटक, तो ये तेलंगाना क्या कर रहा है, गलत। गांधी सागर, अरे अपने को पता है, गांधी सागर याद रखना, गांधी सागर हो गया, और इंदिरा सागर, ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मैथोन, मैथोन याद रखना, ये झारखंड में, ना कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ओनली एक सही है, तो 3 गलत हो गए, ठीक है। तो ऐसे तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अपना वो ट्रिक लगाए तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होंगे कुछ क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, टेंशन मत। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है, श्रमिक, औद्योगिक विवाद किससे संबंधित, श्रमिक समापन और छटनी कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। अरे ये श्रम ब्यूरो क्या काम करेगा, यही तो काम करेगा। अब देखो मैंने बोला था, देखो 3 बड़े बड़े लिखे रहेंगे, छोटा रहेगा वही आंसर होता है, ये चीज़ नया ट्रिक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जितनी बार इन पेपरों में बार जाता हूँ, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया ट्रिक मिलता है। ये अरे आप लोग खुद से भी ट्राई करो, मिलता है, ऐसा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ ये चीज़। अब आगे देखो, ध्यान से समझना, भारत में स्पेसिफिक है तो चारों तो सही होंगे नहीं। कोयला नियंत्रण संगठन है, कोयला कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या भूमिका रोल है, ठीक, ध्यान समझना। सीसीओ भारत में सरकार कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। अरे नॉर्मल है, कोयला से जुड़ा हुआ है, कोयला की सांख्यिकी क्यों नहीं होगा, सही है। ये बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने बोला था, जब जनरल स्टेटमेंट तो 3 सही होता है, जब फैक्चुअल होता है तब 2 होता है। एक कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है, एकदम सही बात है, तभी तो बनाया गया है इसको। यह सुनिश्चित करता है, अब ये गलत है भाई, सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां भी समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें, ये तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। डेमोक्रेसी शासन में तानाशाही शासन नहीं चलेगा, तो ये गलत है, याद रखना। अब देखो मैं कितनी बार बोला हूँ, आपकी बार फिर से आएगा ये क्वेश्चन, 5वीं 6ठी अनुसूची इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये गलत मत करना। ये किसी विशेष क्षेत्र में भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा एक इसके परिणाम को, मुझे पता है कि ट्राइबल्स के लिए, बस कहाँ पे बात कर रहा है, स्थानीय स्वदेशी निकाय नहीं, वहाँ संघ राज्य क्षेत्र बदल जाएगा, कितनी फालतू बात बोली। अरे इससे जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। अरे याद रखना, लद्दाख इसी की ही मांग कर रहा है 5वीं अनुसूची की, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रख लेना। ये यही सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम इन द सेंस क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट होगा यही होगा। अब देखो भारत स्वच्छता गठबंधन है, मुझे बता, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म, चलो ठीक है मान लिया, और जबरदस्ती जोड़ रहा है, भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका वित्त पोषण करता है। अच्छा WHO कब से वित्त पोषण करने लग गया, वर्ल्ड बैंक होता तो एक बार सोचते भी अपन, रियलिटी वर्ल्ड बैंक ही है यहाँ पे, गलत संस्था ऐसे गलत। अब देखो एक दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्षक निकाय, ये बात सही है, कार्य संस्थान है तो इसके आएगा। और यह शहरी भारत की चुनौतियों समाधान करने के 9% हल पर, एकदम पॉजिटिव बात है, हल प्रोवाइड करवा रहा है, एकदम सही बात। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सही किया, ध्यान समझना, मैंने बोला था ये एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से समझना, देखो मैंने बोला था आयोग कभी भी किसी एक्ट के थ्रू से नहीं बनता है, एक
ऑटो में वो मतलब कार्यपालिका का आदेश से बनता, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी देखो, एक तो ये चीज़ हो गया, ये देखो केंद्रीय भूजल, तो आंसर इन्हीं में से आएगा। ठीक है, अब ये तो गया। ठीक है, मैंने कितनी बार बोला प्राधिकरण जो होता है किसी एक्ट के तहत ही बनते हैं, तो बस आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसी से हुआ था मेरा ये सही। अब क्या देखो, ये फिर से अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति है। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। अब देखो, पहली बात, तीनों के तीनों तो सही होंगे नहीं। अब देखो, दो सही होंगे नहीं होंगे वो अपन देखेंगे, ध्यान समझना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। अब देखो, ये एंड लगा रहा, जबरदस्ती गलत बनाने का प्रयास है। सुरक्षा परिषद एक स्पेसिफिक संस्था दे दिया, गलत। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर ये तो गलत होगा। आगे, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। मुझे बता, डाटा है, प्रतिवर्ष बोला मार्च में हो रही है, फिर बोला अप्रैल, मई, फिर जून में हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो रहा है। क्यों? जनवरी से शुरू होना चाहिए ना। ये गलत है, एक भी फैक्टर गलत होगा तो गलत होगा। डाटा है, ऐसे भी गलत होगा, एवरी ईयर। ठीक है, अरे कहाँ होती है आजकल हर साल किसी की बैठक करवाना। यह महासभा का अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करता है। ये देखो, ये पकड़ो वर्ड प्रत्यय 100% ये सही होगा। एक स्टेटमेंट इसका सही है, तो 3 फैक्ट 1 सही, ये चीज़ याद रखना। अब आता इधर, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया था। पोलर तो ध्रुव आएगा, अपने को स्पेसिफिक ध्रुव तो बोला नहीं है, तो उत्तरी ध्रुव क्यों जाएंगे अपन। एक खाता ना ध्रुवीय कोड, ध्यान से समझना, पोलर कोड बोला है। अब देखो उत्तरी ध्रुव, अरे नहीं, अब देखो ध्यान से समझना, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड पकड़ो। ध्रुवीय मिल गया एकदम 100%, कोई सिर्फ ध्रुव में आ गया आंसर। ये उत्तर ध्रुव के आसपास देश के ध्रुवीय देशों में अपने, ये तो ऐसे कट जाएंगे, गलत। अरे भाई, आपने ध्रुव बोला ना कि नॉर्थ, वो नहीं बोला। कोड सब कुछ मिल गया अपने को, देखो क्वेश्चन में। अरे ऐसे भी नया क्वेश्चन ए, देखो ये ट्रिक याद रखना। अब आ जाओ इधर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में ध्यान से समझना। यूएन महासभा जो होती है गैर सदस्य राज्यों के प्रेषक स्थिति प्रदान कर सकती है। अरे क्यों नहीं, 100%। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेषक स्थिति पाने प्रयत्न कर सकते हैं। अरे प्रयत्न करने में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं आराम से। यूएन महासभा में स्थायी प्रेषक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। अरे जब वो स्थायी प्रेषक बन गए तो क्यों नहीं बनाए रख सकते, तीनों के तीनों। अब देखिए सकते हैं, इसलिए सही हुआ है। अब आ जाओ इधर, अब देखो ये चीज़ याद रखना, चाहे बोर्ड। अब यहाँ से एक नई चीज़ सीखने मिलेगी, ध्यान समझना। मिनिस्ट्री हमेशा गलत दिया रहता है, कृषि किसान कल्याण, अरे इसके लिए अलग से मंत्रालय है। ठीक है, पहली बात चाहे बोर्ड। ठीक, बोर्ड संवैधानिक निकाय, एकदम सांविधिक निकाय, याद रखना। बोर्ड भी उससे बनता है, स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक, पहली बात, एक तो ये सही हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, जब 4 फैक्चुअल स्टेटमेंट होंगे तो 2 सही होंगे, तो वो भी याद रखो। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलोर में। अरे मुझे बताओ, चाय असम में ज़्यादा उगती है, बेंगलोर में क्या करेंगे अपन चाय का वो बना के। ठीक है, इस बोर्ड के दुबई मॉस्को विदेशी कार्यालय, याद करो जब डबल स्टेटमेंट होते हैं फैक्चुअल तो वो सही होता है, तो ये सही और ये सही। अब वो तभी तो दिया है वो स्पेसिफिक, याद रखना। ऐसे सिंगल फैक्ट वो गलत होता है, बेंगलोर याद रखना। अब आ जाओ इधर, ग्रीन वॉशिंग। अब देखो ये वर्ड कैसे सही हुआ था, ध्यान से समझना। दूसरी बात देखो, अब इसका पहली बात तो ए, ठीक है, एक्स्ट्रा भी दिया है, इको फ्रेंडली। ग्रीन मतलब हरा मतलब क्या, इको फ्रेंडली, पारिस्थितिक अनुकूल है, एकदम 100% सही हो गया। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यही है तरीका। इन क्वेश्चन आ रहे ऐसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन आएंगे। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन मतलब हरा और उसको वॉश कर दिया। जैसे ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन को मतलब गलत जगह की तरफ मूव ऑन करना। अब देखो मिथ्या, एकदम सही बात हो गया। यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी का उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से उन्मुक्त है। कि देश की वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक परिणाम लागत शामिल ही नहीं करना, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। आधिकारिक सूचना विषय करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणाम की उपेक्षा करना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। किसी प्रकार की योजना में पर्यावरण लागत अनिवार्य बंद करना, अरे नो, गलत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये पकड़ना था। पारिस्थितिक अनुकूल, ग्रीन मतलब हरा, वाशिंग मतलब झूठ बोल रहा हो। अब आ जाओ इधर, यही क्वेश्चन आपके फिर 2023 में आया, अरे पहले भी आया हुआ 2019-19 में क्वेश्चन। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो उच्च मेघ होते हैं, उच्च मेघ, ठीक है, मुख्यतः वर्ड याद करो, इस टाइप के वर्ड गलत। सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, अरे याद करो, उल्टा गर्मी बढ़ती है। अरे इसी सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, दूसरी बात देखिए, उच्च मेघ है और यहाँ पे ये निम्न मेघ है, इंटरचेंज किया है मैंने। कितना बोला, यही रियलिटीज़ में इंटरचेंज किया है।
दोनों स्टेटमेंट गलत है। भूपृष्ठ उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणें निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसका तापमान प्रभाव होता है, गलत। और यहाँ पे रिप्लेस किया है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे रिप्लेस किया है इसको, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, डी आंसर आएगा। अब आ जाओ, देखो यही क्वेश्चन आपके फिर से आया 2023 में, इसलिए मैं फिर बता, जो लोकेशन दिया है यही चीज़ याद रखना। अब इसको ध्यान समझना। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए गए कुछ लोग केन्या के ददाम से, अब देखो कुछ लोग, एक व्यक्ति भी वहाँ पाया गया तो यूपीएससी देखने नहीं जाएगा ना, 100% सही। दक्षिणी सूडान युद्ध से पलायन किए गए कुछ लोग बीडीबी में रहते हैं, अब देखो यही, फिर एक व्यक्ति भी रह गया तो हो गया। उत्तरी पश्चिमी केन्या में, पहली बात, अब देखो गलत, स्पेसिफिक दे दिया लोकेशन, याद करो इस टाइप के क्वेश्चन कितने गलत हुए। केन्या में बीडीबी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है, वृद्ध एक बहुत बड़ी, गलत। पहली बात, ये केन्या फैक्ट, केन्या में नहीं है, उगांडा में, याद रखना, नॉर्थन युगांडा में है, तो ये चीज़ रखना गलत। तो 2 स्टेटमेंट सही, अरे ऐसे पता अपने को 3 तो 2 सही होता है। तुर्की राज्य के संगठन, ध्यान से समझना। तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में तो युद्ध हो ही रहा था, तो इनमें दोनों को तो सपोर्ट करेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद ध्यान से समझना आप। अब देखो, तुर्की एक पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, तो मैंने बोला था ना जिसके आगे तान लगागा, ठीक है। अब देखो भाईजान, ठीक है, ये हकीकत है। क्रोएशिया, ये देखो वो है, ठीक है, क्रोएशिया जहाँ पे रशिया अटैक करे, रोमानिया नहीं, ये उधर के देश है। अरे में अजरबैजान मुस्लिम कंट्री को तो सपोर्ट करेगा तुर्की, उज्बेकिस्तान, तो 2, ठीक है। अब जो यहाँ पे नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे जो 5-2 वाला नहीं लगा, कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लेना, एटलीस्ट अपन अपने फ़ायदे में रहेंगे हमेशा, अपन यहाँ पे ऐसे भी नहीं है। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, मुझे पता था कि ये आर्मेनिया अजरबैजान में से एक क्या करेगा, तो मुस्लिम कंट्री को करेगा, तो अजरबैजान है। क्रोएशिया, रशिया, रोमानिया ये उधर है, यूरोप में है, उज्बेकिस्तान ये है पाकिस्तान। चलो आ जाओ इधर। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। अब देखो 3 फैक्ट, 1 सही, अभी ये फ़ायदा अपने को। केरल में पूर्णतः सौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में 2018 के करंट अफेयर में पढ़ा था ये, अब सोचो ऐसा सही हुआ 2022 में जाके, तो ये भी होता है। गुजरात में नहीं है, ये चीज़ याद रखना। गोवा में भारत विशालतम 33 सौर, मुझे बता गोवा में कैसे हो सकता है, गोवा इतना छोटा सा देश है, वहाँ पे कैसे सौर सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे 3 फैक्ट, 1 सही होगा। अब आ जाओ इधर। समुद्र कानून है, ये आपकी बार फिर से चर्चा में है, कानून पर संयुक्त राष्ट्र विषय में संदर्भ में ध्यान समझना। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। एकदम सही बात है, ये 12 नॉटिकल माइल 3rd क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो उसी में दिया हुआ है, और एकदम सही बात है, नॉर्मल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट। सभी राज्य, अब यहाँ सभी देख के काट मत देना भाई, राज्य सबके लिए कानून तो सबके लिए होगा ना, और संयुक्त राष्ट्र का कानून है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हो या भू आबद्ध भाग के हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा करने का अधिकार है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबको होना चाहिए ना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहाँ से प्रादेशिक समुद्र चौड़ाई मापी जाती है। एकदम, अब देखो ये दोनों संपूरक स्टेटमेंट है, तो ये गलत नहीं होगा, तो तीनों के तीनों सही है। तो कुछ स्टेटमेंट हो, मान लो इसमें 2 मार्क आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, एक आध गलत भी हो गया तो सोचो कितने तो सही हुए हैं ना अपने, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कितने तो सही हो रहे हैं ना अपने। अब देखो ध्यान से समझना, कौन से कभी समाचार को लेके सेंकाकू द्वीप, नाम से पता लगा जापानी वापानी कोरिया का नाम है ये, ठीक है। विवाद स्रोतों, अब देखो ध्यान देखना, पहली बात तो द्वीप है, विवाद हो रहा है वहाँ पे, बस ऐसी कोई बात। आमतौर पर यह माना जाता है कि दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप अरे विवाद है उस पर, आमतौर पर क्या बात करें। चीन और जापान, देखो 2 कंट्री चाहिए जिसमें झगड़ा होगा, विवाद तभी होगा, हो गया, के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीप विषय में समुद्री विवाद। अब देखो ये सारी चीज़ें मिल रही है अपने को, ध्यान से समझना। चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता है, विवाद भी मिल गया, ठीक है, द्वीप भी मिल गया अपने को, ठीक है, एकदम यही आंसर हो गया। वहाँ ताइवान अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, किस तरह फालतू की बात, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यही क्वेश्चन आपके फिर से आया यूपीएससी 2023 में, फिर होता है इसी पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो 2023 के पेपर को भी अच्छे से करके जाना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो चार्ट के बारे में पूछा था यूपीएससी 2023 में, यहाँ पे राष्ट्रपति की हत्या हुई थी इसीलिए फेमस चर्चा में था। चीन द्वारा इस तरह से नहीं, देखो यहाँ वहाँ पे भी ऑप्शन यही दिया था, सोचो यही ऑप्शन बना रहा है, यही आंसर था, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2011 से पेपर अच्छे से करके जाना। राष्ट्रपति की हत्या हुई थी इसलिए यहाँ पे हुआ था। गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, यही ऑप्शन में दिया हुआ था।
लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनीशिया याद रखना राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। अब देखो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछे, तो 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो मान लो गलत है, अपन 2 मार गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत तो कोई सही होगा, कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो फिर यहाँ से यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन बना, यहाँ से मैं फिर 12 बताऊँ, ये 2018 में पहले भी पूछा हुआ, तो पीवाईक्यू से रिपीट होता है। ये देखो कातालोनिया स्पेन का है। अब जैसे ये 2 गलत हुआ तो ऑटोमेटिक, अभी दोनों गलत हो गए, 2 युग्म सही, मतलब 2 पेयर सही। अब ये मत सोचना है, ठीक है, ये याद रखना है। ये देखो आना तो नहीं याद रखना है, फिर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, ये तुर्की में है, ठीक है। अमरा याद रखना इथियोपिया में है। काल डेल बाद याद रखना ये है मोजाम्बिक में याद रखना है, मोजाम्बिक, ठीक है। अब देखो वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में ध्यान से, इसके बहुत सारे कोचिंगों ने गलत आंसर दिया था। अब देखो ध्यान से समझना इसका, वन्य जीव जो होते हैं, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति, क्या बात कर रहे हो, इस टाइप का वर्ड याद रखना। अरे वन में जो जीव रहते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे जिसको नॉर्मल इंसान भी पालते हैं, गलत है ना, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया तो, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में या उसके बाहर समान संरक्षण का हकदार है। एकदम सही बात है, शेर को आप बाहर भी नहीं मार सकते, ऐसे नहीं हमारे खेतों में घूम रहा तो मार दिया जंगल में मारोगे तो अलग सजा मिलेगी, नहीं, एकदम सही बात है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने का आशंका को जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। अरे क्या बात कर रहे हो, वैसे ऐसे तो कुछ भी बहाना मार के आप मार दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, पर्याप्त आधार याद रखना चाहिए। आशंका के आधार पर इसलिए मारा जा सकता है, गलत, एक स्टेटमेंट सही। अभी ध्यान से समझना, इनमें किस एक जीव को कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षों के रूप में जानी जाती है। देखो चींटी भाई खेतों को देखो होल बनाती है वो, ठीक है। केंचो क्या करता है, जैसे जमीन को पोले करने का काम, तो कर्षकों के रूप में काम करती है। कर्षक भी क्या करते हैं, जमीन को हल चलाते हैं उनसे, तो ये चीज़ याद रखना, चींटी आंसर होगा। ऐसे में नया क्वेश्चन तो ये आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये चीज़ याद रखना। अशोक का शिलालेख इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत सालों से पूछ रहा है। अब देखो 4 है, 4 में से 2 सही। अब देखो अपना उधर गलत होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 6 क्वेश्चन आए, 3 सही हुए, 3 गलत हो गए, क्या बात है, फिर भी अपन 4 नंबर फायदे में रहेंगे, 4 नंबर तो बहुत आगे लेके जाएगा। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वही स्थान जिस राज्य में थे, ठीक है, ध्यान समझना। धौली तो उड़ीसा में है, ये तो पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ 2011-12 में उधर, ठीक है। इरुगुड़ी याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है। जोगड़ याद रखना, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। और कालसी याद रखना, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, दोनों जो उनमें है, ठीक है। याद रखो जोगड़ में ही है कलिंग शिलालेख, ठीक है। कालसी में जहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने, याद रखना ये चीज़। तो 2 स्टेटमेंट सही होंगे मिलान वाले 4 में। फिर आ जाओ, देखो फिर इसका 2 सही निकल गया, तो देखो फायदे में है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, उसको पकड़ो, ठीक है। नानुक याद रखना कि राजा था चंदेल, और ये क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं कर पाओगे आप, कितना रटोगे, तो पैटर्न पकड़ो। जय शक्ति ये याद रखना, ये भी चंदेलों से संबंधित था, ये मध्य भारत के राजपूत शासक थे। देखो यही क्वेश्चन 2023 में आया, मध्य भारत के राजपूत शासक थे ये, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय याद रखना, ये गुजर प्रतिहारों से संबंधित था, ठीक है। भोज याद रखना, अरे अब की बार यूपीएससी में इंपॉर्टेंट याद करो, एमपी में भोज जो है उसकी खुदाई चल रही है कितने दिनों से, ये परमार वंश से है, याद रखना, ना कि राष्ट्रकूट से नहीं है। ये एमपी से रिलेटेड आपके फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखना ये चीज़। अब देखो संगम पीरियड ऐसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। देखो अभी विजयनगर साम्राज्य संग्राम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संगम कहाँ पे संगम के बारे में दिया है, और कहीं पे भी, चलो यहाँ पे मिल रहा है, चलो ठीक है, ध्यान देखो। ये तेरी तो ये क्वेश्चन ही हट गया। चलो इधर देख लेते, यहाँ से देख लेते, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ज़्यादा हेल्प मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन द एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम पोइट्स आर डिवाइड बाय एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल, एनी एक्सट्रीम वर्ड है, कोई संदर्भ नहीं है। अब देखो हिंदी में पढ़ते तो ज़्यादा फायदा रहता, ये कैसे सही गलत हो गया पूरा, चलो ठीक है कोई, ये तो पूरा पेज ही आगे भी खराब होगा, एक बार आगे पीछे कर लेते हैं, इसे कुछ फ़र्क पड़े, कुछ ही नहीं फ़र्क पड़ा, इसे तो सारे
चलो ठीक है, कोई नहीं, इंग्लिश में करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। संगम कविता में भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ नहीं है, तो ऐसे कट जाएगा ये तो, ठीक है, कोई संदर्भ नहीं है, ठीक है। अगला देखो, सी में दिया है संगम पोएम हैव नो रेफरेंस टू वेरियर एथिक्स। क्या बात कर रहे हो एक के बारे में आ गया। संगम साहित्य में जादू तो आगे तो असंगत बताया गया। अरे क्या बात कर रहे हो। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नॉन टू संगम पीरियड। एकदम सही बात है भाई, जानते थे, उसमें क्या ही बात है। संगम पोइट्स। लिटरेचर देखो, संगम लिटरेचर पोइट्स, आंसर सही हो गया। अब इधर जाओ 93 योगा वशिष्ठा। देखो हिंदुज़म कौन प्रमोट करता था? अकबर। अरे छठी क्लास के एनसीईआरटी में दिया, छठी या 11वीं के में। वाट ट्रांसलेटेड इनटू, देखो सॉरी 12वीं के, निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर लिबरल शासन था, याद रखना। योग वशिष्ठ हिंदू है, तो हिंदू कौन प्रमोट करेगा? अकबर। औरंगजेब तो कभी नहीं करने वाला। हुमायूं तो ऐसे ही खत्म हो गया था, ज़्यादा टाइम पीरियड रहा नहीं। शाहजहाँ, उसको ताजमहल इनसे बनाने से फुर्सत मिलेगी तब कुछ करेगा ना। ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के लिए, ठीक है। द वर्ड सेंग लेट। अब देखो ये स्टैचू है, तो ये चीज़ याद रखना है, स्टैचू। अब देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। द बेस्ट, देखो पोइम्स ऑफ रामानुज वाज, रामानुज देखो राम के नाम पे पढ़ा है, तो ये भाई सब ऐसी बात है, भक्त होगा, डिवोटी, तब इसका नाम पढ़ा होगा। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वाज द डिवोशन। मोक्ष प्राप्ति सर्वोत्तम साधन भक्ति था। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैदराबाद रिसेंटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ द रामानुज? वेदास आर इंटरनली सेल्फ एक्सटेंड, नो। होली और प्रेयर, क्या बात कर रहे हो? लॉजिकल आर्गुमेंट, नो। अरे भाई सब ऐसी बात है, ये नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए था। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन। देखो दूसरी बात देखो, सेलिब्रेशन, ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। बताइए, सेलिब्रेशन वाद ऑब्टेन द थ्रू द इंडिकेटर। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है? अरे नहीं ध्यान एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। और भक्ति एक ऐसे तरीका है जिससे आप आराम से मोक्ष की तरफ पा सकते हो। क्या हो गया समझ, चलो ठीक, कोई नहीं, छोड़ो। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, देखो 3 स्टेटमेंट, तीनों तो कभी सही होंगे नहीं, नन ऑफ द अबव। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल पता होना चाहिए, गुजरात में है। एट द वेरावल, क्या नाम है जो भी है, ठीक है, वेरावल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल, है ना। अगर वो मूवी देखोगे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपको 100% सही हो जाएगा। 4-5 मूवी जो मैंने भेजा था। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग सिरिंग। अरे सोमनाथ, सोम शिवजी ज्योतिर्लिंग एकदम 100% सही है। वन ऑफ द ऐसे ही सही होगा। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज द गिवन बाय अल बुरैनी। मैं कितनी बार बोला हूँ, अल बुरैनी कितनी किताबें लिखी होगी, उसमें एक में भी दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा, ये पीछे जाके इसलिए पढ़ेगा। अब देखो प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, वाज डन बाय प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल आ रही है यार, मैंने उस मूवी में देखा था, ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा था। अरे वहाँ ना, वहाँ पे ये काम करवाते हैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ जाता है, जब वो टूटते मंदिर को देखता, नहीं भारत को ये भी करना चाहिए, और मूवी देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, बीटा सेल टी सेल अभी पता होना चाहिए, तो पॉजिटिव होती है। निम्न कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिका भूमिका वर्णन, सर्वोत्तम वर्णन करता है? भूमिका, रोल, कोई महत्वपूर्ण रोल रहेगा इनका। वे शरीर को पर्यावरण प्रतिरोधी एलर्जन से सुरक्षित करती है। क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं करती, ये रुधिर कोशिका उनसे रिलेटेड अपने होती, ठीक है। वे शरीर को दर्द और सूजन अवसान करती है? नहीं। वे शरीर प्रतिरक्षा निरोधक की तरह काम करती है? अब देखो ये तो पता है कि अब देखो इसके लिए वाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो दूसरी बात, देखो ये देखो इंग्लिश में आओ इधर, देखो इंग्लिश में फायदा ध्यान देखना। द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम। अब देखो यहाँ तक एकदम सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे गए अपने काम से। अब देखो इन्वायरमेंट एलर्जी, अरे नहीं, इन्वायरमेंट एलर्जी से कौन बचाएगा, नहीं। द डिजीज कॉजेड बाय द पैथोजन्स, एकदम सही बात, आंसर डी। अरे ऐसे स्टैटिक पार्ट डी आंसर तक जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ देखना, कुछ सोचना ही मत, ये तो 100% सही। अब देखो आगे, परासूक्ष्म को नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में ही नहीं है। इस टाइप के स्टेटमेंट तो हमेशा अपन काट देते हैं, तो 2 स्टेटमेंट सही। अब आ जाओ इधर, देखो ध्यान से समझना, डीएनए बार कोडिंग का किसका उपसाधन हो सकता है? उपसाधन, ध्यान से समझना। अब देखो शिमला ओड इवन पकड़ना, इसमें ध्यान देखना। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप को सामग्री। अब देखो ये दोनों एक ही बात कर रहा है, पेड़ पौधों के उनके बारे में।
तो ये A1 हो गया। किसी पादप प्राणियों की आयु का आकलन करने के लिए, ये एज की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसके लिए याद रखना, आयु की जांच करने के लिए कार्बन डेटिंग करते हैं अपन, ये पता होना चाहिए। ये दोनों सही है, दोनों सिमिलर है इसे भी, ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ इधर। अब देखो ये 2011-12 का डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, डायरेक्ट। मैंने बोला था अमल वर्षा SOX NOX, दूसरी बात मैंने बोला 4 स्टेटमेंट फैक्ट, 2 स्टेटमेंट आंसर। अरे ऐसे पता होना चाहिए SOX NOX, ठीक है। अब देखो लगभग कितना टाइम लगा अपने को, आप तो देखो 1 घंटा 44 मिनट में हो गया। तो मैं फिर बता रहा हूँ आराम से। अब देखो मेरा माना अगर आप 100 क्वेश्चन करते तो 15 से 20 मिनट के बीच में गोला भरने में टाइम लगता है। अगर अच्छा पेन यूज करोगे, अच्छा पेन ले लेना, उसको गोला भरने के लिए अलग से पेन आता है, उसे और जल्दी गोला भरने में आता है, मोटा रहता है वो, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट के बीच में लगता है, 1 घंटा 44 मिनट लगा अपने को कंप्लीट, 45 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, इसी पर मेरे 93 नंबर आए थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं आए लाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर बार बताऊँ, अपन यही चीज़ें पकड़नी होती है, ये चीज़ पकड़ो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये गलत नहीं होनी चाहिए। अब पहली बात है उप साधन पूछ लिया, इसलिए स्पेसिफिक चला गया, नहीं तो तीनों भी आ सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उप साधन पूछा है तो ये तो ऐसे जानते हैं अपन कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है, तो ये गलत है। और ऐसे देखो 1 2 3 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। उप साधन स्पेसिफिक पूछ लिया तो 2 स्टेटमेंट सही होगा। OD1 से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। अरे ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन गलत भी, मैं फिर बार बताऊँ 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से मान लो अगर अपन ने 30 क्वेश्चन गलत करने की प्रोबेबिलिटी है, 30 के 35 भी गलत कर दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। मान लो 35 गलत हुआ, कितना सही हुआ 65, ठीक है, तो कितना 12 क्वेश्चन फिर काट लो, फिर भी 52 क्वेश्चन, 105 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यार रखना, कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।